हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित सर एक बार फिर से शिक्षा शास्त्र एजुकेशन की कक्षाओं में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपनी इस कक्षाओं में हमने शुरुआत किया था तो आपको याद होगा, अपनी इस कक्षाओं में मैंने मनोविज्ञान की प्रक्रियाओं के विषय में आपको बताना स्वीकार किया था। जी हाँ, जो ये पार्ट जो है ये होम साइंस में सीडी के अंतर्गत आता है, साइकोलॉजी में मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है, एजुकेशन में शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है, सीटेट, टेट, सुपर टेट, केवीएस, एनवीएस, DSSB में यही पार्ट जो है दोस्तों, यही आपका पेडागॉजी बाल मनोविज्ञान की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। तो सारे के सारे जगह देखिए, कोई थ्योरी कहीं भी बदल नहीं दी जाती। हाँ, मैं उसका लेबल क्या करता हूं, इतना ज़्यादा आपको बता देता हूं, इतनी ज़्यादा चीज़ें ब्रीफ कर देता हूं, जिससे आप छोटे से लेकर बड़ा तक कोई भी एग्जाम दें। जैसे नॉर्मल कंडीशन में केवीएस, एनवीएस, DSSB या टेट, सीटेट, सुपर टेट में भी पर्सनालिटी पूछी जाती है, लेकिन वहां पर क्या होता है, सतही ज्ञान होता है। सतही ज्ञान इन द सेंस कि हमने केवल ईड, ईगो, सुपर ईगो, हमने केवल चेतन, अचेतन, अर्धचेतन के विषय में बता दिया, उतने में ही हमारा यहाँ पर सिगमंड फ्रायड खत्म हो जाता है। लेकिन आपको याद होगा, अपनी पुरानी कक्षाओं में जो मैंने आपके साथ शुरू की थी दोस्तों, उन पुरानी कक्षाओं में हमने व्यक्तित्व की प्रक्रिया, व्यक्तित्व की परिभाषा शुरू की थी। व्यक्तित्व की प्रक्रिया, व्यक्तित्व की परिभाषा में मैंने आपको सिगमंड फ्रायड का, जी हाँ, सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद, जी हाँ, सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद की परिचर्चा हमने शुरू की थी। जो सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद की परिचर्चा शुरू की थी, सबसे पहले उसमें हमने पढ़ा था क्या, तो सबसे पहले उसमें हमने पढ़ा था व्यक्तित्व का संगठन पढ़ा था। जो हम कलेक्शन करते हैं पर्सनालिटी में, उसमें पढ़ा था। तो उसमें चेतना के मैंने आपको 3 स्तर बताए थे। जी हाँ, उसमें चेतना के मैंने आपको 3 स्तर बताए थे। तो चेतना के 3 स्तरों में चेतन, चेतन के बाद दूसरा है अर्धचेतन, और अर्धचेतन के बाद तीसरा जो है वो दोस्तों है क्या, अचेतन। जी हाँ, चेतना के 3 स्तरों में कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, ये मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद दोस्तों जो दूसरा पार्ट आता है, इसमें व्यक्तित्व का संगठन आता है, संरचना आती है, व्यक्तित्व की संरचना आती है, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी होता है। जी हाँ, जो स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी होता है दोस्तों, उसमें ईड, इदम, ईगो, अहम और सुपर ईगो, पराहम। जी हाँ, ईड, ईगो और सुपर ईगो 3 की प्रक्रिया होती है। तो इदम, अहम और पराहम की प्रक्रिया होती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इतनी चीजें मैंने आपको बताने के बाद, जी हाँ, इतनी चीजें मैंने सबको बता दी थी कि कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस क्या है, और वहां पर ईड, ईगो और सुपर ईगो क्या होता है। इतनी चीजें बताने के बाद आज मैं आपको बताऊंगा डायनेमिक्स ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व गतिकी। जी हाँ, डायनेमिक्स ऑफ पर्सनालिटी सबसे पहले हम बात करते हैं। जब हम डायनेमिक्स ऑफ पर्सनालिटी की बात करेंगे तो ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, हो सकता हो 1 घंटे की जगह 2 घंटे का टाइम भी यहाँ पर लग सकता है, क्योंकि आज मैं पूरा का पूरा खत्म करने के मूड में हूँ। ठीक है, व्यक्तित्व की जो गति होती है, डायनेमिक्स ऑफ पर्सनालिटी होती है, उसमें सबसे पहली चीज जो होती है वो आपकी मूल प्रवृत्तियां होती है। सबसे पहली चीज मूल प्रवृत्तियां होती है। फिर दूसरी चीज जो होती है एंजाइटी होती है, एंजाइटी होती है, और तीसरी चीज जो होती है वो डिफेंस मैकेनिज्म होती है। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म होती है, डिफेंस मैकेनिज्म होती है। इतनी चीजें, जी हाँ, ठीक, इतनी चीजें, ठीक है, इतनी चीजें सारे व्यक्तियों के पास पर्सनालिटी में होती हैं, सारे व्यक्तियों के पास पर्सनालिटी में होती हैं। तो मूल प्रवृत्तियां, चिंता और रक्षात्मक युक्तियां होती हैं। व्यक्तित्व की जो गतिकी है, डायनेमिक्स ऑफ पर्सनालिटी है, डायनेमिक्स ऑफ पर्सनालिटी में सबसे पहले मैंने आपको चेतन, अचेतन, अचेतन, चेतना के 3 स्तर बता दिए थे। जी हाँ, चेतना के 3 स्तरों के बाद ईड, ईगो और सुपर ईगो बता दिया था, और उसके बाद ये बता दिया था। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है दोस्तों, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास क्या, मूल प्रवृत्तियां। जी हाँ, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास क्या,
मूल प्रवृत्तियां। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है क्या, मूल प्रवृत्तियां होती हैं दोस्तों। चलिए अब मूल प्रवृत्तियों की बात करते हैं कि ये मूल प्रवृत्तियां होती क्या हैं। जी हाँ, ये मूल प्रवृत्तियां होती क्या है। देखिए सबसे पहली चीज हमारे पास है मूल प्रवृत्तियां। मूल प्रवृत्तियां, जी हाँ, मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं, किसी भी बालक को, जी हाँ, किसी भी बालक को या किसी भी व्यक्ति को जन्म से, किसी भी बालक को या किसी भी व्यक्ति को जन्म से जो चीज मिलती है, जन्मजात जिसका हम ग्रहण करते हैं, वो क्या होती है, वो मूल प्रवृत्तियां होती है। जो जन्म से मिलती हैं जो वो मूल प्रवृत्तियां होती है। जैसे जैसे भूख, भूख के बाद प्यास, प्यास के बाद हमारा छींक, खांसना, मलमूत्र त्याग, ये जो चीजें होती हैं, ये जो चीजें होती हैं, ये हमारी मूल प्रवृत्तियां होती हैं। साथ ही साथ मूल प्रवृत्तियां की पहली विशेषता होती है कि ये मूल प्रवृत्तियां क्या होती है, जन्मजात होती है। जी हाँ, ये मूल प्रवृत्तियां क्या होती है दोस्तों आपकी, ये मूल प्रवृत्तियां आपकी जन्मजात होती है। जन्मजात के बाद दूसरी चीज याद रखिएगा, जन्मजात होने के बाद जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं, इन मूल प्रवृत्तियों से विभिन्न प्रकार की शारीरिक उत्तेजना आती है। इन मूल प्रवृत्तियों से विभिन्न प्रकार की क्या आती है, शारीरिक उत्तेजना आती है। जी हाँ दोस्तों, इन मूल प्रवृत्तियों से विभिन्न प्रकार की शारीरिक उत्तेजना आती है। मतलब जब मूल प्रवृत्तियां कार्य करना प्रारंभ करते हैं तो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में, जी हाँ, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में कोई ना कोई शारीरिक उत्तेजना अवश्य होगी। तो किसी भी व्यक्ति के जीवन में ऐसा व्यवहार, ऐसी क्रियाएं जो जन्मजात प्राप्त हो, और जब उन क्रियाओं में किसी भी प्रकार का प्रक्रम संचालित होता है, किसी भी प्रकार की विषय वस्तुएं कार्य करना प्रारंभ करती हैं, तो उसमें शारीरिक उत्तेजना अवश्य हो जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, मूल प्रवृत्तियां कहते हैं। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, मूल प्रवृत्तियां कहते हैं। जल्दी जल्दी बताइए, अगर सारे लोगों को मूल प्रवृत्तियां समझ में आ गई हैं तो नंबर 1 लिखिए। वैसे इसमें कुछ है नहीं, अगर सारे लोगों को मूल प्रवृत्तियां समझ में आ गई हैं तो इसको नंबर 1 लिखिए, नंबर 1 लिखिए, इसको नंबर 1 लिखिए। जी हाँ, सारे लोगों को अगर मूल प्रवृत्तियां समझ में आ गई हैं तो इसको नंबर 1 लिखिए। ठीक है, इसको नंबर 1 लिखिए। ठीक है, शारीरिक उत्तेजना होती है जो जन्मजात होती है, और उसे हम मूल प्रवृत्तियां, जी हाँ, उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम मूल प्रवृत्तियां कहते हैं दोस्तों। अब ये जो सिगमंड फ्रायड ने, याद रखिएगा, सिगमंड फ्रायड ने जो मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, ये याद रखना है। अब ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, जो अगला मैं आपसे बताने जा रहा हूं, अगला आपसे पूछने जा रहा हूं, जो सिगमंड फ्रायड ने मूल प्रवृत्तियां बताई हैं दोस्तों। जी हां, सिगमंड फ्रायड ने जो मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, ये मूल प्रवृत्तियां 2 होती हैं आपकी। जी हां, सिगमंड फ्रायड ने जो मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, वो मूल प्रवृत्तियां 2 होती हैं। एक होती है दोस्तों क्या, जीवन मूल प्रवृत्ति। जी हां, एक होती है क्या, जीवन मूल प्रवृत्ति, और दूसरी होती है क्या, मृत्यु मूल प्रवृत्ति। जी हां, एक होती है जीवन मूल प्रवृत्ति और दूसरी होती है क्या, मृत्यु मूल प्रवृत्ति। ठीक है, सिगमंड फ्रायड ने मूल प्रवृत्तियां 2 बताई हैं। ठीक है, सारी, आशीष पांडे जी, सारी मूल प्रवृत्तियों को कभी नहीं लिखाया जा सकता। कभी भी याद रखिएगा, मूल प्रवृत्तियों की संख्या अलग अलग लोगों ने अलग अलग मानी है, कभी भी सारी मूल प्रवृत्तियां नहीं लिखाई जा सकती। सल मूल प्रवृत्ति के नाम भी देखिए, मूल प्रवृत्तियों के नाम मैंने आपको बता दिया कि जो जन्म से मिलती हैं सारी की सारी मूल प्रवृत्तियां होती हैं, और कभी भी इनके नाम नहीं बताए जा सकते। और इस स्तर पर आकर, असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट के स्तर पर आकर के मैं ये बहुत छोटी छोटी चीजें तो आपको याद नहीं बता सकता, और इनका नाम भी आपको खुद पढ़ना होगा। जैसे सोना जन्म से मिलता है, रोना जन्म से मिलता है, भूख जन्म से मिलती है, प्यास जन्म से मिलती है, छींकना जन्म से मिलता है, खांसी जन्म से मिलती है, मलमूत्र त्याग जन्म से मिलता है। तो ये सारी चीजें जन्म से मिलती हैं। जो चीजें जन्म से मिले, जी हाँ, जो चीजें जन्म से मिले, जी हाँ दोस्तों, जो चीजें जन्म से मिलती हैं वो क्या होती हैं, मूल प्रवृत्तियां होती हैं। ठीक है, वो क्या होती हैं, मूल प्रवृत्तियां होती हैं। जी हाँ, मूल प्रवृत्तियां होती हैं दोस्तों। ठीक है, अब 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां हो गई।
एक जीवन मूल प्रवृत्ति हो गई, एक मृत्यु मूल प्रवृत्ति हो गई। इसको जरूर याद रखना, नहीं क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये मैं बता दे रहा हूं यहीं पर कि इसको जरूर याद रखना, नहीं क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जी हाँ, जीवन मूल प्रवृत्ति जो होता है इसे बोलते हैं इरोस। जीवन मूल प्रवृत्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? इरोस। और मृत्यु मूल प्रवृत्ति जो होती है इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्या? थाइनाटोस। जी हाँ, मूल प्रवृत्तियां दो होती हैं, एक होती है जीवन मूल प्रवृत्ति, एक होती है मृत्यु मूल प्रवृत्ति। जो जीवन मूल प्रवृत्ति होती है, जीवन मूल प्रवृत्ति होती है दोस्तों, इस जीवन मूल प्रवृत्ति को अंग्रेजी में इरोस बोलते हैं। और जो मृत्यु मूल प्रवृत्ति होती है दोस्तों, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे इंग्लिश में हम थाइनाटोस बोलते हैं। जी हाँ, इसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? थाइनाटोस बोलते हैं। तो जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्तियां होती हैं। ठीक है, ये अब दो प्रकार की होती हैं। जीवन मूल प्रवृत्ति क्या होती है? मैंने आपको बताया मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं वो जन्म से मिलती है। तो किसी भी बालक के या किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में ऐसी मूल प्रवृत्तियां जो जन्म से मिले और साथ ही साथ जो निर्माण का कार्य करें, जो बनाने का कार्य करें। फिर सुन लीजिए, ऐसी मूल प्रवृत्तियां जो जन्म से, क्योंकि मूल प्रवृत्तियां तो जन्म से होंगी, और जो मूल प्रवृत्तियां बनाने का, निर्माण का कार्य करती हैं, उसी मूल प्रवृत्तियों को हम जीवन मूल प्रवृत्ति कहते हैं। जैसे किसी भी बालक को भूख लगी। जी हां, जैसे किसी भी बालक को भूख लगी, किसी भी बालक को जब भूख लगी दोस्तों, तो भूख लगने पर वो अपने मम्मी के पास गया, मम्मी से उसने कहा मम्मी भूख लगी। मम्मी ने कहा अच्छा ठीक है बेटा, तो ऐसा करो 5 मिनट में मैं खाना बना देती हूँ, थोड़ी सी मेरी सहायता कर दो। तो बच्चा गया, मम्मी ने उससे थाली मंगाई, थाली लेके आया, बच्चे थोड़े से पानी लेके आया और मम्मी ने और भी सामान करना शुरू कर दिया। तो वहां बच्चा जो कार्य कर रहा है वो कार्य कर रहा है भूख के कारण। जी हां, वहां बच्चा जो कार्य कर रहा है वो कार्य कर रहा है किसके कारण? भूख के कारण। जी हां, वो भूख अर्जित नहीं होती। जी हां, भूख अर्जित नहीं होती। आप कभी भी याद रखिएगा कामिनी श्रीवास्तव जी, मूल्य प्रवृत्तियां नहीं होती, मूल प्रवृत्तियां होती हैं, और मूल प्रवृत्तियां कभी भी अर्जित नहीं होती। फिर सुन लीजिए सब लोग कान खोलकर, मूल प्रवृत्तियां जो हैं वो कभी भी अर्जित नहीं होती। डॉक्टर ममता शर्मा जी नमस्कार, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई। चलिए, तो भूख जो है एक मूल प्रवृत्ति है। उस भूख के कारण बच्चे ने मम्मी की हेल्प करना शुरू किया। तो जहां पर मूल प्रवृत्तियों के कारण कोई भी निर्माण प्रारंभ हो जाए, कोई भी चीजें जोड़ना प्रारंभ हो जाए या किसी भी विषय वस्तुओं का बनाना प्रारंभ हो जाए, तो किसी भी बालक की इच्छाओं में, मूल प्रवृत्तियों में ऐसी मूल प्रवृत्तियां जो निर्माण का कार्य करें, जो बनाने का कार्य करें, जो सृजन का कार्य करें, उसे ही हम इरोस या जीवन मूल प्रवृत्ति कहते हैं। जी हाँ, उसे ही हम इरोस या जीवन मूल प्रवृत्ति कहते हैं जो बनाने का कार्य करती है। ठीक है, जैसे बच्चे को भूख लगी, बच्चे ने मम्मी से कहा मम्मी खाना दो, तो मम्मी ने कहा बेटा थोड़ी सी मेरी हेल्प करा दो। जी हाँ, थोड़ी सी मेरी हेल्प करा दो। जी हाँ, थोड़ी सी मेरी हेल्प करा दो। जी हाँ, बच्चे ने कहा ठीक है, बच्चे ने मेरी जी हाँ, बच्चे ने मेरी कहा कि मम्मी ने कहा थोड़ी सी मेरी हेल्प करा दो। अब जब मम्मी ने थोड़ी सी हेल्प करा दी, बच्चे ने थोड़ी सी हेल्प करा दी, तो थोड़ी सी हेल्प कराने के बाद जी हाँ, थोड़ी सी हेल्प कराने के बाद दोस्तों हुआ क्या, वहां पर वो चीजें बनाना शुरू हो गई। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? इरोस कहते हैं। जी हाँ, ये पॉजिटिव होती हैं, बिल्कुल सही बात है। ये क्या होती है? ये पॉजिटिव होती है। जी हाँ दोस्तों, ये क्या होती हैं? ये पॉजिटिव होती हैं। ये पॉजिटिव होती हैं। ये क्या होती है? पॉजिटिव होती है। सबको समझ में आया? सारे दोस्तों को समझ में आया? सारे दोस्त एक बार मुझे रिप्लाई कर दीजिए, सारे दोस्तों को समझ में आ गया इतना? सारे दोस्तों को इतना समझ में आया है? सारे दोस्त बता दीजिए।
चलिए सारे दोस्त इसका रिप्लाई कर देंगे। चलिए अब इसी के विपरीत ऐसी मूल प्रवृत्तियां जो निर्माण की जगह विनाश करने लगे, जोड़ने की जगह, बनाने की जगह घटाने लगे, ठीक है, ऐसी मूल प्रवृत्तियां, जी हां दोस्तों, ऐसी मूल प्रवृत्तियां जो निर्माण की जगह विनाश करने लगे, ऐसी मूल प्रवृत्तियां जो बनाने की जगह बिगाड़ने लगे, उसे ही हम मृत्यु मूल प्रवृत्ति कहते हैं, या अंग्रेजी में थाइनाटोस कहते हैं, या अंग्रेजी में क्या कहते हैं, थाइनाटोस कहते हैं। जी हां, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, थाइनाटोस कहते हैं। इसमें होता क्या, जैसे किसी बच्चे को भूख लगी, किसी बच्चे को क्या लगी, भूख लगी, भूख लगने पर बच्चे ने मम्मी से कहा, मम्मी भोजन दो। मम्मी ने कहा बेटा बस 5 मिनट वेट कर लो, मैं बनाती हूँ। लेकिन उस 5 मिनट 10 मिनट के लिए बच्चे ने क्या किया, भड़ाम 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 सारी चीजें तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया। वहां भी बच्चे ने कार्य किया किसके आधार पर, जी हाँ, वहां भी बच्चे ने कार्य किया किसके आधार पर, भूख के आधार पर। जी हाँ, भूख के आधार पर। जी हाँ, वहां भी बच्चे ने क्लास किया किसके आधार पर, भूख के आधार पर। जी हाँ, लेकिन वहां पर बच्चे ने जो कार्य किया वो भूख के आधार पर जो कार्य किया, वो भूख के आधार की प्रक्रिया जो होती है दोस्तों, वो बनाने की जगह क्या काम करने लगी, बिगाड़ने का काम करने लगी। जी हाँ, बनाने की जगह क्या काम करने लगी, बिगाड़ने का काम कर ली। तो वो मृत्यु मूल प्रवृत्ति जो होती, वो मृत्यु मूल प्रवृत्ति होगी, जिसे अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, जी हाँ, अंग्रेजी में हम जिसे थाइनाटोस बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी में जिसे हम क्या बोलते हैं, थाइनाटोस बोलते हैं। जी हाँ, इसका मतलब आप सीधे से कह सकते हैं, जब कभी भी किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में सकारात्मक व्यवहार होते हैं, पॉजिटिव अप्रोच होता है, तो वो जो वो मूल प्रवृत्तियां होती हैं जीवन मूल प्रवृत्ति, और जब किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में नकारात्मक विचारधारा होती है, ठीक है, तो वो मूल प्रवृत्तियां होती है कौन सी, मृत्यु मूल प्रवृत्ति। सारे दोस्तों को समझ में आया इतना, ठीक है। जी हाँ, क्रोध जो होती है उससे चीजें बनेंगी नहीं, उससे चीजें बिगड़ती हैं, तो मृत्यु मूल प्रवृत्ति में आएगा। सारे लोग बता दीजिए, इतनी चीजें समझ में आ गई हैं सबको? सारे दोस्तों को समझ में आ गया है? चलिए, सारे दोस्तों को समझ में आ गया। वॉइस मैंने बंद की थी तो आपको कहां से सुनाई देगी यार, आपके सुनने की चीज ही नहीं थी। जी हाँ, आज आपके सुनने की चीज ही नहीं थी तो सुनाई कहां से देगा। जी हाँ, आपके सुनने की चीज ही नहीं थी, सुनाई कहां से देगा, ठीक है। चलिए, मूल प्रवृत्तियां सबको समझ में आ गई है। अब मूल प्रवृत्तियों के बाद दोस्तों यहां देखिए, यहां पर हम आते हैं, यहां पर जब हम आते हैं तो मूल प्रवृत्तियों के बाद दूसरी चीज जो की थी, दूसरी चीज की क्या, एंग्जाइटी। जी हां, दूसरी चीज क्या थी, ठीक, दूसरी चीज क्या थी, चिंता थी। तो अब हम यहां दोस्तों बात करते हैं क्या, यहां पर अब हम बात करते हैं दूसरी चीज की। जी हां, यहां पर हम बात करते हैं किसकी, दूसरी चीज की। किसकी, हम यहां बात करते हैं अब चिंता की। अब यहां हम बात करते हैं किसकी, चिंता की, एंजाइटी की। जी हां, दूसरा हमारा फैक्ट यहां पर है क्या, चिंता है। अब चिंता क्या होता है, ठीक है। अब प्रश्न है चिंता क्या होता है, ये प्रश्न है आपके। एंजाइटी होता है, चिंता क्या होता है, ठीक। अब इसमें समझ लो चिंता क्या होता है, इसके पहले हम कुछ चीजें बता दें। सबसे पहले मैंने आपको व्यक्तित्व का संगठन बताया था, व्यक्तित्व का संगठन बताया था, ठीक है। दूसरा क्या बताया आपको, दूसरा क्या बताया आपको, व्यक्तित्व का
व्यक्तित्व की संरचना बताइए आपको, व्यक्तित्व की संरचना बताइए आपको। व्यक्तित्व के संगठन में दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था, यहां मैंने आपको बताया चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। ठीक है, ये तीन मैंने आपको बताए, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। उसके बाद यहां पर मैंने क्या बताया आपको, यहां पर इदम, इड, अहम, ईगो और पराहम, सुपर ईगो। जी हां, इड, ईगो और सुपर ईगो, ये कहानी मैंने आपको बताई। अब ध्यान से देखना दोस्तों, ध्यान से देखना तो ये चीजें समझ में आएगा। ठीक, ध्यान से देखना, ये चीजें समझ में आएगा। कामाक्षी जी धैर्य धरिए, हर चीज बिना धैर्य धरे कुछ भी नहीं होता। आप धैर्य धरेंगी तो आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, और धैर्य नहीं धरेंगी, आपको जब पता नहीं है कि लिबिडो, अभी हम पहुंचे ही नहीं वहां तक, तो थोड़ा सा धैर्य धरिए। चलिए, इदम, अहम और पराहम होता है। अब देखिए, सबसे पहले किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में, सबसे पहले किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी में चेतना का विकास होता है। चेतना के ये तीन स्तर मैंने आपको बताए थे अपने पिछले वीडियो में, पिछली कक्षा में। चेतन, अचेतन और अर्धचेतन, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस होता है। जब ये तीनों पूरे हो जाते हैं, जी हां, जब ये तीनों पूरे हो जाते हैं तो व्यक्तित्व की संरचना बनती है। व्यक्तित्व की संरचना मतलब इड, ईगो और सुपर ईगो बनता है। जब ये तीनों पूरे हो जाते हैं तो सुपर ईगो बनता है, इड, ईगो और सुपर ईगो बनता है। जब ये पूरे हो जाते हैं, मतलब व्यक्तित्व की संरचना कंप्लीट हो जाती है, तब निर्माण होता है दोस्तों किसका, तब निर्माण होता है आपका पर्सनालिटी का। जी हां, तब निर्माण होता है आपका किसका, तो तब निर्माण होता है आपका पर्सनालिटी का दोस्तों, व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ठीक, मतलब पहले चेतना के तीन स्तरों का विकास होगा, चेतना के तीन स्तरों के विकास के बाद व्यक्तित्व की संरचना होगी, और व्यक्तित्व की संरचना के बाद व्यक्तित्व निर्मित होगा। लेकिन अब दूसरे तरीके से, दूसरा पक्ष इसका ध्यान देंगे। अगर चेतना के तीन स्तर ना बने, तो चेतना के तीन स्तरों के ना बनने पर व्यक्तित्व की संरचना नहीं बनेगी। अब जब व्यक्तित्व की संरचना नहीं बनेगी तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होगा। जब पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होगा तो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में निर्मित होगा क्या, एंजाइटी। जी हां, तब जाके किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में निर्मित होता है क्या, एंजाइटी। जी हां, ये सारी चीजें समझ में आ गई आपको, सारी चीजें फिर बता दूं, फिर बता दीजिए, फिर समझ लीजिए। जब कभी भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, सबसे पहले आपका चेतना के तीन स्तर बनेंगे। चेतना के तीन स्तर जब बनाएंगे तो आपका उसके बाद बनेगा स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी बनेगा। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी जब बन जाएगा तो आपका डेवलपमेंट हो जाएगा किसका, पर्सनालिटी का। लेकिन अगर चेतना की तीन स्तर ना बने तो उससे नहीं बनेगी व्यक्तित्व की संरचना, और जब व्यक्तित्व की संरचना नहीं बनेगी तो पर्सनालिटी का डेवलपमेंट नहीं होगा, पर्सनालिटी नहीं बनेगी। जब पर्सनालिटी नहीं बनेगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, एंजाइटी हो जाएगी। जी हाँ, जब पर्सनालिटी नहीं बनेगी, ठीक, जब पर्सनालिटी नहीं बनेगी तो उस कंडीशन में हो जाएगा क्या, एंजाइटी हो जाएगी। विकास जी, आपका प्रश्न क्या है, पहले प्रश्न। अब यहां पर या तो मैं पढ़ा लिया करूं या तो हर समय आपके प्रश्नों पर ध्यान दिया करूं। बता दीजिए प्रश्न क्या है भैया। ठीक है, तो एंजाइटी बन गई। अब एंजाइटी क्या है, अब प्रश्न है चिंता क्या है, चिंता क्या है। जी हां, अब प्रश्न है चिंता क्या है। तो जब कभी भी किसी भी व्यक्तित्व में ऐसी दुखद स्थिति आ जाए, जी हां, जब कभी भी किसी भी व्यक्तित्व में ऐसी दुखद स्थिति आ जाए जिसके कारण किसी भी व्यक्ति के ईगो में दिक्कत आ जाए, जी हां, किसी भी व्यक्ति के ईगो को खतरा पहुंच जाए, व्यक्ति के व्यक्तित्व में वह क्रिया, वह कर्म, वह स्थिति जो दुखद स्थिति हो और जिससे खतरा उत्पन्न हो जाए किसको, ईगो को। ईगो का मतलब क्या होता है, ईगो का तो मतलब मैंने आपको बताया था जो सामाजिक मान्यताएं होती हैं, सामाजिक नियम होते हैं। मतलब हमने कोई गलत काम किया, आपने चोरी की, तो चोरी करने के बाद सामाजिक नियम तोड़ते हो तो आपको मन में डर लगता है ना, मन में डर लगता है तो उत्पन्न होती है क्या, चिंता। हमने किसी का मर्डर किया है, मर्डर करने के बाद अगर आप प्रोफेशनल किलर नहीं है तो आपके व्यक्तित्व में उत्पन्न हो जाएगी क्या,
चिंता, तो ये दुखद स्थिति होगी और उस चिंता से सामाजिक नियमों को खतरा हो जाएगा, सामाजिक मान्यताओं को खतरा हो जाएगा, सामाजिक नियमों का खतरा हो जाएगा, सामाजिक मान्यताओं को खतरा हो जाएगा, तो वो प्रक्रिया हो जाएगी। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? एंजाइटी कहते हैं। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की वह दुखद स्थिति जिसमें ईगो को खतरा उत्पन्न हो जाए और इस ईगो के खतरे के कारण कोई भी व्यक्ति या बालक वातावरणीय परिस्थितियों में एडजस्टमेंट ना कर पाए, अनुकूलन स्थापित ना कर पाए। जी हां, वातावरणीय परिस्थितियों में, जी हां विकास जी, मैंने आपको पहले भी बताया, आपके प्रश्न का उत्तर पहले भी मैं दे चुका हूं। ठीक, मैकडूगल के अनुसार 14 मूल प्रवृत्तियां होती है, किसी के अनुसार 2 मूल प्रवृत्तियां होती है। सिगमंड फ्रायड ने 2 मूल प्रवृत्तियां मानी, किसी ने 8 मानी, किसी ने 10 मानी, लेकिन मूल प्रवृत्तियों की संख्या फिक्स नहीं होती। जी हाँ, मूल प्रवृत्तियों की संख्या फिक्स नहीं होती। एक चीज याद रखिएगा, आप जब मूल प्रवृत्तियों को देखने जाएंगे, बताने जाएंगे, पढ़ाने जाएंगे, तो मूल प्रवृत्तियों को उनके व्यक्तित्व के प्रक्रम में या उनके मनोवैज्ञानिकों के नाम के अनुसार रखते हैं, लेकिन मूल प्रवृत्तियां कितनी होती हैं ये फिक्स नहीं है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने, जैसे अभी आपको इसके पहले मैंने बताया, सिगमंड फ्रायड के अनुसार पूछा जाएगा तो 2 मूल प्रवृत्तियां। अगर सिगमंड फ्रायड के अनुसार आप लिख देंगे 14, तो आपका आंसर गलत होगा। नहीं, आप लिख के देख लीजिएगा। अगर इसके अलावा तो अलग अलग लोग जो हैं, अलग अलग लोग दो हैं, अलग अलग लोग जो हैं, अलग अलग मनोवैज्ञानिक जो है अलग अलग मूल प्रवृत्तियां मानते हैं। तो जब व्यक्तित्व की संरचना नहीं होती तो चिंता उत्पन्न हो जाती है, चिंता से दुखद स्थिति उत्पन्न हो जाती है, दुखद स्थिति से जन्म होता है क्या? ईगो में खतरा उत्पन्न हो जाता है। ईगो में जब खतरा उत्पन्न हो जाता है तो वातावरण से अनुकूलन स्थापित नहीं हो पाता। जी हाँ, वातावरण से अनुकूलन स्थापित ना हो पाने के कारण किसी भी व्यक्ति का कोई भी कार्य सही से संचालित नहीं हो पाता है। जी हाँ, किसी भी व्यक्ति का कोई भी कार्य सही से संचालित नहीं हो पाता, तो यही स्थिति चिंता कहलाती है। इसी को हम एंजाइटी कहते हैं। और जब कोई भी व्यक्ति सही से कार्य नहीं करेगा, सही से व्यवहार नहीं करेगा, तो उसका व्यक्तित्व विकसित नहीं होगा। तो पहले आप बता दीजिए, सारे लोग बता दीजिए, एंजाइटी सबको समझ में आया? एंजाइटी सबको समझ में आया? सारे लोग मुझे बताएंगे। विकास जी, जितेंद्र जी, रानी जी, मनिका जी, कामाक्षी जी, मनीषा जी, माला प्रजापति जी, जितेंद्र जी, आशीष पांडे जी, रोली गुप्ता जी, सपना कुमारी जी, सारे लोग बता देंगे कि एंजाइटी सबको समझ में आया। हेमंत जी को समझ में आ गया, विकास जी को समझ में आ गया, ज्योति जी को, सर्वेश जी को, सपना जी को, वीना जी यादव जी को, जी शीला तिवारी जी को, सारे दोस्तों को, जी हाँ सारे दोस्तों को समझ में आ गया है। जी हाँ, सारे दोस्तों को ये चीजें समझ में आ गई हैं। जी हाँ, सारे दोस्तों को ये समझ में आ गया है। जल्दी जल्दी बता दीजिए, सारे दोस्तों को ये समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए, सारे दोस्तों को इतनी प्रक्रियाएं, इतनी चीजें क्लियरली समझ में आ गई हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यहीं पर मैं आपको समझा देता हूं। यहीं पर इधर से हम इसको हटा देंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, अब यहां पर है क्या? अब यहां पर आपका कार्य, आपका व्यवहार नहीं चल रहा है। आपका कार्य और आपका व्यवहार नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि आपके व्यक्तित्व में क्या उत्पन्न हो गई? चिंता। तो क्या जीवन भर आप उसी चिंता से ग्रसित रहेंगे? मुझे एक चीज बताइए, अगर आपके घर में कोई दिक्कत हो जाए, आपको चिंता आ जाए, तो क्या पूरे जीवन भर उसी चिंता में डूबे रहेंगे क्या? कि जीवन आगे नहीं बढ़ाएंगे? बताइए, क्या पूरे जीवन भर उसी चिंता में डूबे रहेंगे कि चीजें आगे नहीं बढ़ाएंगे? जीवन भर क्या उसी चिंता में डूबे रहेंगे क्या? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि हम पूरे जीवन उसी चिंता में डूबे रहें। जी हाँ, पूरे जीवन हम उसी चिंता में डूबे नहीं रहते। जी नहीं, ठीक। पूरे जीवन हम उसी चीज को समझ में नहीं आता है।
एजुकेशन टाइम जी थोड़ा सा आप मुझे बता दीजिए। मेरा प्रश्न आपसे है कि व्यक्तित्व में रक्षात्मक युक्तियां कितनी होती हैं? जल्दी जल्दी बता दीजिए, व्यक्तित्व में रक्षात्मक युक्तियां कितनी होती हैं? एजुकेशन टाइम जी जल्दी जल्दी बता दीजिए, व्यक्तित्व में रक्षात्मक युक्तियां कितनी होती हैं? तो दोस्तों देखिए, अब यहां पर क्या है कि यहां पर चिंता से हमें अब मुक्त चाहिए। पूरे जीवन हम उसी चिंता में नहीं डूबे रहते, तो पूरे जीवन जब हम उसी चिंता में नहीं डूबे रहते तो उस चिंता से हमें क्या चाहिए होता है? तो उस चिंता से दोस्तों हमें चाहिए होता है क्या? मुक्ति चाहिए होता है। जी हाँ, उस चिंता से हमें चाहिए क्या होता है? मुक्ति चाहिए होता है। जी हाँ, उस चिंता से हमें चाहिए क्या होता है दोस्तों? तो उस चिंता से हमें मुक्ति चाहिए होता है। जी हाँ, उस चिंता से हमें क्या चाहिए होता है? तो उस चिंता से हमें मुक्ति चाहिए होता है। जी हाँ दोस्तों, उस चिंता से हमें क्या चाहिए होता है? तो उस चिंता से हमें मुक्ति चाहिए होता है। अब इसी चिंता से, जी हाँ, इसी चिंता से मुक्ति के लिए सिगमंड फ्रायड ने प्रयोग किया किसका? डिफेंस मैकेनिज्म का। जी हाँ, इसी चिंता से मुक्ति के लिए सिगमंड फ्रायड ने प्रयोग किया किसका? तो सिगमंड फ्रायड ने दोस्तों प्रयोग किया डिफेंस मैकेनिज्म का। जी हाँ, रक्षात्मक युक्तियों का। तो अब हम आ जाते हैं इसी पे। देखिए, सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आपने देखा होगा कि जितनी चीजें मैंने आपको बताई, सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जी हाँ, सारी चीजें एक दूसरे से क्या हैं? कनेक्टेड हैं। जी हाँ दोस्तों, सारी चीजें एक दूसरे से क्या हैं? कनेक्टेड हैं। अब यहां पर हम सीधे से पहुंच गए उसी में जुड़ते जुड़ते अगले अपने स्टेप पे, जिसमें है हमारा क्या? रक्षात्मक युक्तियां, जिसे हम बोलते हैं क्या? डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। जी हाँ, इसे ही हम क्या बोलते हैं? डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। अब इस डिफेंस मैकेनिज्म का काम क्या होता है? जी हाँ, इस डिफेंस मैकेनिज्म का काम क्या होता है? तो याद रखिएगा, इस डिफेंस मैकेनिज्म का काम होता है किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को चिंता या तनावों या दुखों से मुक्त करना। चिंता से, तनाव से या दुखों से क्या करना? मुक्त करना। जी हाँ, चिंता से, तनाव से या दुखों से मुक्त करने के लिए रक्षात्मक युक्तियों का प्रयोग करते हैं। रक्षात्मक युक्तियां जो होती हैं दोस्तों, रक्षात्मक युक्तियों से जो अभी मैंने बताया था, चिंता के माध्यम से ईगो को खतरा हो जाता है, तो रक्षात्मक युक्तियों के माध्यम से ईगो के उस खतरे को, ईगो के उस दुख को हम दूर करते हैं। ईगो के उस खतरे को, ईगो के उस दुख को हम क्या करते हैं? दूर करते हैं। जो रक्षात्मक युक्तियां होती हैं उसमें सबसे पहली युक्ति है दमन। जी हां, दमन, जिसे हम कहते हैं क्या? रिप्रेशन। ठीक है, पहली युक्ति क्या होती है? दमन, जिसे हम कहते हैं क्या? रिप्रेशन कहते हैं। जी हाँ, पहली युक्ति होती है हमारी दमन, जिसे हम कहते हैं क्या? रिप्रेशन दोस्तों कहते हैं। जी हाँ, रिप्रेशन क्या है? जब कभी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में, जी हाँ, व्यक्ति के व्यक्तित्व में कोई भी इच्छा ऐसी हो जाए जिसकी पूर्ति ना होने पर व्यक्तित्व में असंतुष्टि आ जाए। जी हाँ, व्यक्तित्व में क्या आ जाए? असंतुष्टि आ जाए। जी हाँ, जब कभी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में कोई इच्छा ऐसी हो जिसकी पूर्ति ना हो और ना होने पर असंतुष्टि आ जाए, और असंतुष्टि से क्या उत्पन्न हो जाता है? तनाव या चिंता उत्पन्न हो जाती है। तो उस तनाव या चिंता को दूर करना है, तो दूर करने के लिए पहली रक्षात्मक युक्ति जो होती है दमन होती है। दमन का मतलब क्या होता है? दमन का मतलब होता है दबा देना। दमन का मतलब क्या होता है? दबा देना। मतलब जब कभी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में ऐसी इच्छा जिसकी पूर्ति ना होने पर उसे हम चेतन से उठाकर, आपको याद होगा तो मैंने आपको चेतना के 3 स्तर बताए थे। ठीक है, तो सबसे ऊपर क्या था? चेतन था। दूसरा क्या था? अर्धचेतन था। अर्धचेतन के बाद तीसरा क्या था? अचेतन था। ठीक, तो जब कभी भी किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में किसी भी इच्छा की पूर्ति ना हो पाए तो उसके कारण तनाव उत्पन्न हो जाता है। तो तनाव से मुक्ति के लिए उस इच्छा को हम दबा देते हैं। दबाने का मतलब होता है चेतन से उठाकर उसे हम अचेतन मन में रख देते हैं।
जी हाँ, चेतन से उठा करके उसे हम कहां रख देते हैं? अचेतन मन में। अचेतन मन की व्याख्या मैंने आपको कर दी थी कि अचेतन का मतलब होता है जहां कोई इच्छा दब जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो जाती है, उचित परिस्थितियां आने पर वो फिर से भड़क सकती है। तो जब चेतन से उठाकर हम अचेतन स्तर पर रख देते हैं दोस्तों, तो वहां पर उन इच्छाओं को हम दबा देते हैं, और दबाने वाली जो रक्षात्मक युक्तियां होती है दमन कहलाती है, रिप्रेशन कहलाती है। सबको समझ में आया? सबको समझ में आया तो नंबर 1 लिख दीजिए जल्दी जल्दी। जब कभी भी किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की ऐसी इच्छा जिसकी पूर्ति ना हो पाए, जिसमें संतुष्टि ना मिल पाए, तो उसके असंतुष्टि के कारण व्यक्ति तनावग्रसित हो जाता है। तनावग्रसित होने पर उस इच्छा को दबाना लगता है। दबाने का मतलब क्या होता है? चेतन से उठाकर अचेतन स्तर पर रख देता है, तो वही रिप्रेशन हो जाता है। जी हाँ, वही क्या हो जाता है? वही रिप्रेशन हो जाता है। चलिए, पहला सबको समझ में आया। उसके बाद दूसरा आते हैं। जी हाँ, अब आते हैं दूसरी रक्षात्मक युक्ति पर। दूसरी रक्षात्मक युक्तियां जो होती है, इसे ही हम बोलते हैं क्या? यौक्तिकीकरण। जी हाँ, यौक्तिकीकरण, जिसे हम बोलते हैं क्या? रेशनलाइजेशन। जी हाँ, इसे हम बोलते हैं क्या? रेशनलाइजेशन, यौक्तिकीकरण होती है। दूसरी रक्षात्मक युक्तियां जो होती है, युक्ति जो होती है, रेशनलाइजेशन होती है। ठीक है, रेशनलाइजेशन होती है, ये दूसरी रक्षात्मक युक्तियां। और सबसे ज़्यादा यही प्रश्न पूछी जाती है, इसको याद रखना दोस्तों, सबसे ज़्यादा यही प्रश्न पूछी जाती है। यौक्तिकीकरण को लेकर ही सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। जी हाँ, सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी को लेकर पूछे जाते हैं। तो यौक्तिकीकरण क्या है? जब कभी भी कोई भी व्यक्ति, जी हाँ, जब कभी भी कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यवहार करे, कोई भी व्यवहार करे, और वह व्यवहार कैसा हो? असंगत हो। जी हाँ, और वह व्यवहार कैसा हो? असंगत हो। उस असंगत व्यवहार का कोई भी परिणाम, उचित परिणाम ना निकले। जी हाँ, उस असंगत व्यवहार का कोई भी उचित परिणाम ना निकले, और जब उसमें उचित परिणाम ना निकले तो उस असंगत व्यवहार में, जी हाँ, उस असंगत व्यवहार को वह संगत बनाने का प्रयत्न करे। जी हाँ, वह असंगत व्यवहार को संगत व्यवहार बनाने का प्रयत्न करता है। ठीक है, वह असंगत व्यवहार को संगत बनाने का प्रयास करता है। जैसे देखो, जैसे किसी व्यक्ति ने कोई भी काम किया, कोई भी गलत काम किया, जैसे आपने इसमें एक उदाहरण सुन रखा होगा, एक उदाहरण सुन रखा होगा, अंगूर खट्टे हैं। जी हाँ, आपने उदाहरण सुन रखा होगा, अंगूर खट्टे हैं। ये एग्जाम्पल आपने सुन रखा होगा। अंगूर खट्टे हैं का मतलब क्या होता है? अंगूर खट्टे हैं का मतलब है, लोमड़ी जानती थी कि उस अंगूर की ऊंचाई मुझसे बहुत ज्यादा है। लोमड़ी जानती थी उस अंगूर की ऊंचाई बहुत ज्यादा है, मैं उसे पा नहीं पाऊंगी। भाई एक बार ट्राई किया, जब आप तैयारी ही सिविल की नहीं कर रहे हैं, और सिविल की तैयारी नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपने जबरदस्ती फॉर्म डाल दिया। जैसे इलाहाबाद में कोई व्यक्ति आता है, तो आता है वो एसएससी की तैयारी करने, लेकिन इलाहाबाद का जो एटमॉस्फेयर है, इलाहाबाद आपको पता नहीं है तो बता देता हूँ, दिल्ली के बाद पूरे इंडिया का सबसे बड़ा एजुकेशन हब है। जी हाँ, दिल्ली के बाद पूरे इंडिया का सबसे बड़ा एजुकेशन हब है दोस्तों। दिल्ली जो है वो स्पेशली सिविल वालों के लिए है। जी हाँ, दिल्ली जो है स्पेशली सिविल वालों के लिए है। जो बिहार में पटना है वो स्पेशली मैथ के बैकग्राउंड को लेकर काफ़ी फेमस है। जी हाँ, इंडिया में पटना जो है अपने मैथमेटिक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। लेकिन जो इलाहाबादी है ना, इलाहाबाद में जो इलाहाबादियों का भौकाल है, वो भौकाल एक मूवी भी आई थी, ठीक, और एक बमफोड़ में मूवी भी आई है। तो इलाहाबादी में राजनीति, यहाँ की राजनीति तो माशाअल्लाह है, मतलब टॉप लेवल पर। यहाँ जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय का चुनाव होता है, तो पिछले साल एक छात्र संघ अध्यक्ष चुनाव लड़े थे दोस्तों। यकीन मानो, यहाँ का छात्र संघ चुनाव किसी भी सांसद के चुनाव से भी ज़्यादा बड़ा होता है। 200, जी हाँ, 200 एक्सयूवी गाड़ी ब्लैक कलर की आई थी दोस्तों। अब आप सोच सकते हैं, फॉर्च्यूनर और एक्सयूवी सिर्फ ब्लैक कलर की थी,
और इतनी बड़ी रैली निकली थी 200। तो यहाँ भौकाल लोगों का बहुत टाइट है। तो जब कभी भी इलाहाबाद आते हैं तो इलाहाबाद आते हैं हम तैयारी करने बैंक एसएससी रेलवे की, लेकिन इलाहाबाद का भौकाल देख करके तैयारी तो कर रहे हैं एसएससी की, लेकिन फॉर्म डाल दिया आईएएस का। और जब आईएएस नहीं हुआ तो कहते हैं आईएएस नहीं हुआ, तो उसको गलत ठहराने लगते हैं। तो वही चीज यहां है। जब लोमड़ी को पता था कि ऊंचाई बहुत ज्यादा है, मेरी औकात से बाहर है, तो उसने व्यवहार जो किया वो व्यवहार कैसा था? गलत व्यवहार था। और फिर अपने गलत व्यवहार को वो बताने लगती है क्या? सही व्यवहार। और उसके लिए उसने क्या कहा? उसके लिए उसने कहा अंगूर क्या है? खट्टे हैं। जी हाँ, उसके लिए उसने क्या कहा? अंगूर खट्टे हैं। तो उसके लिए जब उसने कहा अंगूर खट्टे हैं दोस्तों, तो यह जो उदाहरण होगा, यह उदाहरण होगा रेशनलाइजेशन का। जब कभी भी, जी हाँ, जब कभी भी कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व में अपने असंगत व्यवहारों को, गलत व्यवहारों को संगत व्यवहारों की तरह ट्रीट करे और फिर सही चीजों को ही गलत बताने लगे और सही चीजों को गलत बता करके अपने मन में संतुष्टि लाए। लेकिन अंतिम इच्छा यहाँ क्या है? इसमें रक्षात्मक युक्तियां में है क्या? चिंता को दूर करना। और चिंता तब तक दूर नहीं होगी जब तक अंतिम रूप से आप क्या नहीं होंगे? संतुष्ट नहीं होंगे। तो लोमड़ी यही कह के संतुष्ट हो गई कि अंगूर क्या है? खट्टे हैं। जी हाँ, लंगूर क्या है? खट्टे हैं। तो यही क्या हो गया? यौक्तिकीकरण। अगर रेशनलाइजेशन समझ में आ गया है तो नंबर 2 लिख दीजिए जल्दी जल्दी। सारे लोग नंबर 2 लिख दीजिए, सारे लोग जल्दी। जी हाँ दोस्तों, सारे लोग जल्दी नंबर 2 लिख दीजिए अगर रेशनलाइजेशन सबको समझ में आ गया है तो। सारे लोग नंबर 2 लिख दीजिए अगर रेशनलाइजेशन सबको समझ में आ गया है तो। ठीक है, ये रक्षात्मक युक्तियां हैं दोस्तों। जी हाँ, ये क्या है आपकी? ये रक्षात्मक युक्तियां हैं। जी हाँ, ये आपकी रक्षात्मक युक्तियां हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं रक्षात्मक युक्तियों के बाद। रक्षात्मक युक्तियों में 2 के बाद, रेशनलाइजेशन के बाद तीसरी आती है रिएक्शन फॉर्मेशन। तीसरा जो आता है रिएक्शन फॉर्मेशन, प्रतिक्रिया निर्माण। प्रतिक्रिया निर्माण, जी हाँ, रिएक्शन फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन फॉर्मेशन क्या होता है? ठीक, रिएक्शन फॉर्मेशन होता है एक्शन का रिएक्शन होता है। आप पहले क्या था, गांधी जी कहते थे कोई एक तमाचा मारे तो अपना दूसरा गाल भी बढ़ा दो। अब हमारे पिताजी क्या कहते हैं? कोई एक तमाचा मारे तो 2 तमाचा मार के आना, फिर हम निपट लेंगे। सीधी सी कहानी है। पहले वाली कंडीशन अब नहीं रह गई कहीं पर। तो एक्शन का क्या हो जाएगा? रिएक्शन हो जाएगा। जी हाँ, प्रतिक्रिया निर्माण, रिएक्शन फॉर्मेशन होता है। जब कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कार्य करता है, जी हाँ, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कार्य करता है, और कोई भी व्यक्ति जब कभी भी किसी भी प्रकार का कार्य करता है दोस्तों, तो आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति खुद गलत कार्य करे, जी हाँ, जब कोई व्यक्ति खुद से गलत कार्य करे तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मैंने बिल्कुल सही किया है, मेरा कोई गलती नहीं, मैंने कोई गलत कार्य नहीं किया है। लेकिन जब कभी भी दूसरा कोई व्यक्ति उसी कार्य को करता है, वही कार्य करता है, उसी प्रकार से करता है, उसी तरीके से करता है, तो दूसरे को हम कहते हैं अरे नहीं, ये बहुत गलत किया, यह अन्याय है। जब आपने किया तो न्याय था, अब दूसरा करे तो वो अन्याय है। वारे भैया, पॉलिटिक्स जानते हो ना, राजनीति, पॉलिटिक्स आप जानते हैं, राजनीति ना, राजनीति क्या होती है? राजनीति क्या होती है? यही तो राजनीति। दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जो विकसित हो सकता था। मैंने रिसर्च किया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पर, मेरा एमएड का डिसर्टेशन था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के विकसित राष्ट्र की संकल्पना और उनके शैक्षिक विचारों का अध्ययन, विचर 2020 2020 में एपीजे अब्दुल कलाम ने यह सपना देखा था कि मैं भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में नहीं ले आऊंगा। लेकिन 2020 क्या, शायद यही चलता रहा तो भारत 2050 में भी विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में नहीं आ पाएगा, कभी नहीं आ पाएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि भारत की राजनीति ने भारत को ले डूबा है।
हम इतने कार्यकुशल हैं, हम इतने बुद्धिमान हैं कि दुनिया का कोई भी देश हमारी सेवाएं लेकर आगे बढ़ जा रहा है, मतलब हमारे कंधे पर पैर रख के आगे बढ़ जा रहा है, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? हमारी राजनीति। मैं तो कहता हूं जितने भी पॉलिटिक्स में हैं, राजनीति में हैं, सब चोरे चोर मौसेरे भाई हैं। वही उदाहरण है रिएक्शन फॉर्मेशन का। भैया किसी एक पार्टी में कोई व्यक्ति होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति दूसरी पार्टी में है, वो हमारी पार्टी में नहीं दूसरे की पार्टी में है पॉलिटिक्स में, तो जब तक वो दूसरे के पॉलिटिक्स में है तब तक कहेंगे सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी। और जैसे हमारी पार्टी में आया, हमने उसको गंगा नहला दिया दूध से, हमने उसको गंगा नहला दिया दूध से और कह दिया अरे इससे बड़ा पवित्र इंसान दुनिया में कौनो ना आए हैं। अब बताओ ये क्या है यार, क्या है? जब कभी भी मैं भ्रष्टाचार करूं तो मैं कहूं मैंने सही काम किया, मैं भ्रष्टाचार करूं, मैं चोरी करूं तो मैंने कहा मैंने सही काम किया। वही भ्रष्टाचार, वही कार्य, वही चोरी दूसरा कोई व्यक्ति करे तो मैं कहता हूं अरे नहीं सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, सबसे। यही तो पॉलिटिक्स में हो रहा है आजकल। बताइए, यही तो पॉलिटिक्स में हो रहा है आजकल। अगर यही हो रहा है तो यही चीज होती है, इसी को रिएक्शन फॉर्मेशन कहते हैं। जब कोई भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी को बोले कि आप भ्रष्टाचारी हो और ये बोलकर अपने मन को संतुष्ट कर ले, अपनी इच्छाओं को संतुष्ट कर ले, तो वही प्रतिक्रिया निर्माण हो जाता है। जी हाँ रानी सिंह जी ने कहा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की जगह लीडर एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए। अब ये देखिए, ये मैं इस शिक्षक की भूमिका में खड़े होकर कुछ भी ऐसा नहीं कह सकता। जी हाँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। अगर रिएक्शन फॉर्मेशन सबको समझ में आ गया तो जल्दी ले नंबर 3 लिख दीजिए। बस मैं इतना कहूँगा कि अगर रिएक्शन फॉर्मेशन सबको समझ में आ गया तो जल्दी जल्दी सब लोग 3 लिख दीजिए। बस इसमें आप कह सकते हैं मुंह में राम बगल में छुरी। मुंह में राम बगल में छुरी, ये कहावत। मुंह में राम बगल में छुरी, ये कहावत। और या तो कहे, एक कहावत और कह सकते हैं, एक कहावत और कह सकते हैं, 100 चूहे खाकर, 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज करने। बिल्ली चली हज करने। 100 चूहे खाकर बिल्ली चली क्या करने? हज करने। ठीक है, समझ में आया सारे लोगों को? ये कहावतें अगर ये दोनों कहावतें इस पर फिट है तो बोथ लिख दीजिए। सारे लोग जल्दी जल्दी बोथ लिखेंगे। ठीक, ठीक, सारे लोग जल्दी जल्दी बोथ लिख दीजिए। ये प्रतिक्रिया निर्माण तीसरा हो गया, तीसरी रक्षात्मक युक्तियां हो गई। ये दोनों ही कोटेशन इस पे बहुत जल्दी बढ़िया फिट बैठती है। ठीक, उसके बाद अगला जो है चौथा है प्रतिगमन। अगला जो है चौथा जो है वो है क्या? प्रतिगमन। प्रतिगमन, प्रतिगमन को अंग्रेजी में लिखते हैं रिग्रेशन। क्या लिखते हैं? रिग्रेशन। जी हाँ, चौथी जो रक्षात्मक युक्तियां हैं ये होती है आपकी क्या? रिग्रेशन होती है। जी हाँ, चौथी जो रक्षात्मक युक्तियां हैं मुकेश जी, होता क्या है कि जब आप कोई गलत काम करें और आप किसी काम को गलत करें तो वो काम आपने किया इसलिए सही है, और वही काम सेम टू सेम वही काम दूसरा कोई व्यक्ति करे और आप उसे गलत ठहराने लगे, यही होती है प्रतिक्रिया निर्माण। जी हाँ, यही क्या होती है? प्रतिक्रिया निर्माण होता है। ठीक है, प्रतिगमन। अब इसका थोड़ा सा संधि विच्छेद करो। प्रति धन गमन। प्रति का मतलब होता है पीछे और गमन का मतलब होता है जाना। जी हाँ, प्रति का मतलब होता है पीछे, गमन का मतलब होता है क्या? जाना। तो जब कभी भी
कोई भी व्यक्ति पीछे जाकर संतुष्ट हो जाए। पीछे जाकर संतुष्ट होने का मतलब क्या होता है उसको भी जान लीजिए। जब कोई व्यक्ति अपनी अवस्था से पीछे चला जाए, जी हां, जब कभी भी कोई भी व्यक्ति अपनी अवस्था से क्या चल रहा है, पीछे। जैसे अच्छा ही बताओ, आप में से कितने लोग हैं ऐसे लोग हैं जो रोते हैं, जल्दी बताइए। रोते हैं, रुचि अस्थाना जी रोती हैं, राजित राम रोते हैं, सपना जी रोती है, नीतू जी रोती है, सावित्री जी रोती हैं, सोम राजपूत रोते हैं, मुकेश जी रोते हैं, दिलीप जी, दिनेश जी, माला प्रजापति जी, सुमन जी, ज्योत्सना पांडे जी, कितने लोग रोते हैं जल्दी बताइए, कितने लोग रोते हैं? वीर कुमार जी, सपना जी, चारू जी, सारे लोग बताइए कितने लोग रोते हैं आप? सर्वेश जी, आशीष जी, इंदुबाला जी, जगदीश प्रताप जी, सब लोग रोते हैं। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जीवन में जो रोना भी अजीब तरीके का होता है, मतलब रोने के भी टाइप होते हैं। आप में से जितनी लोग विवाहिता स्त्रियां होंगी वो सब रोने के आदती होंगी। रोने की आदती इन द सेंस कि जब विवाह हुआ होगा तो ऐसे नहीं कि हाय मोरे बाबू, हाय मोरे अम्मा, वो वाला रोना होता है। एक रोना वो वाला रोना होता। तो रोने के भी टाइप होते हैं। तो जी हाँ, सब लोग रोज रोते हैं। भैया आप ही रोते होगे चंद्रभूषण जी, आपको कोई गम होगा या कोई छोड़ छाड़ गया हो गया तो गया होगा, बाकी मुझे नहीं पता। तो रोने के भी टाइप होते हैं, ठीक है, रोने के भी टाइप होते हैं। तो देखिए, कभी कभी कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जीवन में छोटी सी कठिनाइयां आने पर भी, जी हाँ, कोई व्यक्ति है जो जीवन में छोटी सी कठिनाइयां आने पर भी रोना प्रारंभ कर दे और रो के संतुष्ट हो जाए। मतलब यहां देखिए, प्रतिगमन का मतलब क्या था? प्रति का मतलब क्या था? पीछे पीछे, गमन का मतलब जाना। तो जब कभी भी अपने व्यक्तित्व के चिंता को दूर करने के लिए, संतुष्ट होने के लिए कोई व्यक्ति अपनी आयु से छोटे आयु के बच्चे जैसा व्यवहार करने लगता है तो उसे ही प्रतिगमन कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है 32 साल का, 32 वर्ष का कोई व्यक्ति है, अब हो सकता हो जीवन में कोई परेशानी आ गई, कोई छोटी मोटी परेशानी आ गई, तो छोटी मोटी परेशानी आने के बाद वो रोने लगता है और रो करके ही संतुष्ट हो जाता है, अपनी भड़ास निकाल लेता है। तो जब कभी भी प्रतिगमन का मतलब जान लो, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में कोई भी कठिनाई आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, कोई भी चिंता आ जाए, कोई भी दुख आ जाए, तो उस चिंता, परेशानी, कठिनाई या दुखों को दूर करने के लिए वह व्यक्ति अपनी आयु से छोटे आयु के व्यक्तियों जैसा व्यवहार करने लगता है। प्रतिगमन का मतलब अपनी अवस्था से छोटी अवस्था जैसा क्रियाकलाप करने लगता है, अपनी अवस्था से छोटी अवस्था जैसा कार्य करने लगता है। तो वह जो प्रक्रम होता है, वह जो प्रक्रियाएं होती हैं, उसी प्रक्रिया को हम प्रतिगमन कहते हैं। जी हाँ, उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? जल्दी जल्दी बताइए। उसी प्रक्रिया को हम प्रतिगमन कहते हैं। अगर 4 नंबर सबको समझ में आ गया तो जल्दी जल्दी चौथा नंबर लिख दीजिए। रक्षात्मक युक्तियों में अगर नंबर 4 सबको समझ में आ गया है, जी हाँ, सारे दोस्त जल्दी जल्दी बता देंगे सबको समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए, 4 रक्षात्मक युक्तियां सबको समझ में आ गई। चलिए अब अगले पर आते हैं दोस्तों। जी हां, अगले पर आते हैं। अगली जो रक्षात्मक युक्तियां हैं, प्रक्षेपण, 5वीं जो है ये क्या है? प्रक्षेपण। इसे हम प्रोजेक्शन कहते हैं। जी हां, इसे हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्शन कहते हैं। प्रक्षेपण क्या है? देखिए, प्रक्षेपण शब्द जो है ये बना है प्रक्षेप शब्द से। जी हां, प्रक्षेपण शब्द जो है ये बना है किससे? प्रक्षेप शब्द से। और प्रक्षेप शब्द का सामान्य रूप से मतलब जो होता है वो फेंकना होता है। जी हां, प्रक्षेपण शब्द जो बना है वो प्रक्षेप शब्द से बना हुआ है। ठीक, प्रक्षेपण शब्द जो है वो प्रक्षेप शब्द से बना हुआ। प्रक्षेप शब्द का मतलब होता है फेंकना। जैसे टॉकीज में मूवी देखने गए हो, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कभी भी टॉकीज में मूवी देखने नहीं गए? जल्दी जल्दी बता दीजिए। ज्योत्सना जी, मुकेश जी, चंद्रभूषण जी, राजित राम जी, माला जी, सोम जी, रेणु जी, जयकांत जी, प्रीति जी, जितेंद्र जी, सुमन जी, सीमा जी, सारे लोग बताइए कितने लोग टॉकीज में मूवी देखने कभी नहीं गए हो?
जो नहीं गए वही रिप्लाई करेंगे। जो नहीं गए हैं, नीतू कुमारी जी नहीं गई हैं, नवनीत श्रीवास्तव जी नहीं गए हैं, सर्वेश जी नहीं गए हैं, प्रतिमा जी नहीं गई हैं, इंदुबाला नहीं गई हैं। जितने लोग नहीं गए हो इन सबका जीवन व्यर्थ है, बेकार हो आप सब, बिल्कुल बेकार हो। अरे यार ये बताओ, आज इतनी उम्र है आपकी, 25-30 साल की उम्र है आपकी, अगर इस उम्र में मूवी देखने नहीं गए या नहीं जाओगे तो जब आपकी उम्र हो जाएगी 60-65 साल, आप हो जाओगे 65 साल के और आपकी बुढ़िया हो जाएगी 60 साल की, या जो लोग महिलाएं हैं वो हो जाएंगी 65 साल की, इनके बुढ़ऊ हो जाएंगे 70 साल के। तो जब ये टाकीज में मूवी देखने जाएंगे तो हमारे जैसा आज का 25-30 साल का कोई नौजवान नवयुवक बैठा होगा, वो बोलेगा देखा बुढ़ऊना सठिया गई या बुढ़ीवा सठिया गई, तो क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? हर चीज अपनी अपनी उम्र में शोभा देती है। अगर 70 साल की उम्र में कोई भी बुढ़वा जीन्स पैंट पहन के, टी शर्ट पहन के घूमेगा चश्मा लगा के, तो क्या बोलोगे? यही तो बोलोगे। तो हर चीज अपने उम्र में शोभा देखती है। जी हाँ, तो जरूर जाना दोस्त, जीवन एक चीज याद रखना, जीवन में संघर्ष है, संघर्ष ही जीवन है, लेकिन जीवन का आनंद भी इसी संसार में है। दोबारा कभी भी जीवन का यह आनंद कहीं मिलेगा नहीं। कहीं मिल जाएगा तो बता देना मुझे, कहीं नहीं मिलेगा। जीवन जीना यही है, संघर्ष यही है, मरना यही है, लड़ना यही है, कार्य यही करना, लेकिन जीवन में आनंद जीवन का यही लेना है। पता नहीं कब मनुष्य रोहिणी में जन्म लोगे कि नहीं लोगे। तो प्रक्षेपण क्या होता है? जैसे टॉकीज में हम मूवी देखने जाते हैं तो ऐसे सारे दर्शक बैठे होते हैं। जी हाँ, सारे दर्शक बैठे होते हैं। यहाँ पर पिक्चर चलती होती है, लेकिन पीछे से प्रोजेक्टर से किरणें फेंकी जाती हैं, तो वहां भी चीजें क्या हो रही? फेंकी जा रही। यहाँ पर क्या है? क्लास में मेरे मुख से आवाज क्या हो जा रही? फेंकी जा रही। अगर कोई भी चीज फेंकी ना जाती, जी हाँ, अगर कोई भी, रेणु पांडे जी कह रही हैं हस्बैंड ले ही नहीं जाते। अरे यार, इस कलयुगी युग में महिलाएं हस्बैंड पर भारी होती हैं, तब तो आपका भगवान है, मालिक है। चलिए कोई बात नहीं, हमारी मेहरारू तो रोज चढ़ी रहती है सर पे, सुबह दोपहर रात शाम सर पे तांडव करती है। हम तो यहाँ आके बड़े सुखी हो जाते हैं, अब घर जाते हैं तो वही कहानी है। ठीक है, कोई बात नहीं, अब आपका तो मैं नहीं जानता। चलिए, तो देखिए प्रक्षेपण में क्या होता है? जब कभी भी कोई व्यक्ति अपनी गलती, अपनी कमियां दूसरों पर थोप दे, दूसरों पर क्या कर दे? फेंक दे, और दूसरों पर फेंक करके संतोष हो जाए, संतुष्टि मिल जाए। गलती मेरी है, कमी मेरी है, लेकिन अपने कमियों को हमने दूसरे पर थोप दिया, दूसरे पर फेंक दिया। जैसे परीक्षा में असफल होने पर, परीक्षा में असफल होने पर यह कहना कि प्रश्न पत्र कठिन था या शिक्षक ने पढ़ाया ही नहीं था, शिक्षक ने पढ़ाया ही नहीं था। ठीक है, प्रश्न पत्र में परीक्षा में असफल होने पर, ठीक, परीक्षा में असफल होने पर, ठीक, परीक्षा में असफल होने पर हम ये जो वीडियो बना रहे हैं ना, ये वीडियो अपनी मेहरारू को दिखाई भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो कैसे उसको पता चलेगा कि हमने क्या कहा है? हम कह देंगे कि मेरा वीडियो ये मत देखना, नहीं मेरे मेहरारू हमको 4 डंडा अलग से मारेगी, तो हम बताइए नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखो प्रक्षेपण समझ लो। प्रक्षेपण होता है क्या कि जब कभी भी कोई भी व्यक्ति परीक्षा में क्या हो गया? परीक्षा में असफल हो गया। भैया असफल हुए तो, फेल हुए तो आपने नहीं पढ़ाई की ना, इसलिए असफल हुए ना। अब उसके लिए आप ये कहे कि पेपर जो क्या था वो टफ था, आप ये बहाना बनाए, तो आप अपनी कमियों को, चीजों को, या शिक्षक ने नहीं पढ़ाया था, तो अपनी चीजों को आप दूसरों पर थोप रहे हैं। जी हाँ,
अपनी चीजों को आप दूसरों पर थोप रहे हैं। बिल्कुल, इसका एक उदाहरण हो सकता है, नाच न आवे आंगन टेढ़ा। जी हां, नाच न आवे आंगन टेढ़ा। ठीक है, नाच न आवे आंगन टेढ़ा, ये हो सकता है। ठीक, नाच न आवे आंगन टेढ़ा। ठीक, प्रतिक्रिया निर्माण में ये नहीं लागू होता ना, प्रतिक्रिया निर्माण में ये नहीं लागू होता, वहां एक्शन का रिएक्शन होता है। जी हां, वहां एक्शन का रिएक्शन होता है। ये प्रक्षेपण है, यहां एक्शन का रिएक्शन नहीं होता, उसमें दो एक्शन होंगे। मैंने आपको एक थप्पड़ मारा तो आप एक थप्पड़ मारेंगे। यहां क्या है, केवल मैंने कहा आपको, आपने मुझे कुछ नहीं कहा, तो ये एक तरफा होता है प्रक्षेप। अगर ये समझ में आ गया तो जल्दी जल्दी नंबर 5 लिख दीजिए। प्रक्षेपण समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी नंबर 5 लिख दीजिए। जी हां, जल्दी जल्दी नंबर 5 लिख दीजिए। ठीक, सारे दोस्त जल्दी जल्दी नंबर 5 लिख देंगे तो सबको अगर ये समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी। ठीक है, चलिए, प्रक्षेपण लगभग सारे दोस्तों को समझ में आ गया है। ठीक है, और लास्ट में क्या होता है दोस्तों, लास्ट में होता है डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम कहते हैं क्या, विस्थापन। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये होता है क्या, विस्थापन। जी हां, लास्ट है ये आपका डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन होता है। विस्थापन होता है क्या, जब कभी भी मुझे किसी ने दर्द दिया। जी हां, मुझे किसी ने दर्द दिया। एक लड़का है, एक बालक है, ये किसी से प्रेम करता है। अब इसकी प्रेमिका जो थी, ये थी इसकी प्रेमिका, तो प्रेमिका इसे छोड़ गई। ठीक है, प्रेमिका इसे छोड़ गई, तो इस बालक से, इस प्रेमी से एक दूसरी लड़की प्रेम करती थी। तो ये क्या हुआ, ये बालक उसे छोड़ गया, मतलब इस लड़की ने कोई कार्य किया। अब इस लड़की ने कार्य किया, इसको धोखा दिया, तो इसने उस खींच में इसको धोखा दे दिया। विस्थापन होता है। विस्थापन को, एक ने मुझे कुछ टेंशन दी तो मैंने वो टेंशन ले जाके दूसरे पर डाल दी। फिर सुन लीजिए, एक व्यक्ति ने मुझे कोई टेंशन दी तो मैंने वो टेंशन ले जाकर दूसरे व्यक्ति पर डाल दी। जैसे दूसरा उदाहरण अगर लो तो स्कूल में एक बालक को टीचर ने डांटा। स्कूल में एक बालक को टीचर ने डांटा, तो ये बालक घर जाकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा दिखाने लगे। या तीसरा उदाहरण है, बॉस ने कंपनी में किसी भी व्यक्ति को डांटा, तो बॉस ने डांटा किसको, इस व्यक्ति को, और यह व्यक्ति जा करके घर में अपनी पत्नी को बिना किसी कारण डांटने लगे। तो एक ने मुझे टेंशन दी तो मैंने वही टेंशन दूसरे के ऊपर डाल दी। विस्थापन का मतलब होता है, मेरे पास कोई चीज हेडक आई, टेंशन आई, तो मैंने उसको दूसरे के ऊपर डालकर अपनी इच्छाओं से, अपनी प्रक्रियाओं से मुक्ति प्राप्त कर ली, तो उसे ही कहते हैं। देखिए, यहां पर टीचर ने डांटा बालक को, तो बालक ने डांटा किसको, छोटी बहन को, तो इसने इसको टेंशन दी, इसने वही टेंशन इसको दे दी। बॉस ने डांटा किसको, व्यक्ति को, तो व्यक्ति ने डांटा किसको, पत्नी को। तो इसे ही हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जी हां, जब कभी भी कोई तनाव किसी दूसरे व्यक्ति ने मुझे दे दिया, वही तनाव मैं किसी और व्यक्ति को ट्रांसफर करके संतुष्ट हो जाता हूं, तो इसे ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अगर इतना सबको समझ में आ गया तो जल्दी जल्दी नंबर 6 लिखिए और ऑल लिख दीजिए। 6 और ऑल लिख दीजिए जल्दी जल्दी।
अगर इतना सबको समझ में आ गया है, अपना गुस्सा किसी दूसरे पर उतारना वही चीज है, अपना गुस्सा किसी दूसरे पर, लेकिन आप अपना गुस्सा डायरेक्ट नहीं उतारेंगे। आपको किसी ने गुस्सा दिलाया, ठीक, तो आपने वो गुस्सा किसी और पर ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए, सबको समझ में आ गया ना? सारे दोस्तों को समझ में आ गया है? चलिए, सारे दोस्तों को ये चीजें एकदम क्लियर हो गई, सारे दोस्तों को ये चीजें एकदम समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए, ये हो गया दोस्तों आपका क्या, ये हो गया आपका पूरा का पूरा रक्षात्मक युक्तियां। जी हाँ, ये पूरी की पूरी आपकी क्या हो गई, रक्षात्मक युक्तियां हो गई, रक्षात्मक युक्तियां हो गई हैं। ठीक है, ये पूरी की पूरी आपकी क्या हो गई, रक्षात्मक युक्तियां हो गई हैं। अब इन रक्षात्मक युक्तियों के बाद, अब देखिए फिर से मैं आपको बता दूं, आपको फिर से मैं बता देता हूं, हम थे कहाँ, हम यहां पर थे दोस्तों। जी हाँ, यहां पर थे। देखिए, सबसे पहले सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत है, इसका पहला वीडियो मैंने बना के सबको दे दिया है, सारे दोस्त देख लेंगे, इसका पहला वीडियो मैंने सबको दे दिया है। ठीक है, सिगमंड फ्रायड का मनोविज्ञान में मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत है। सबसे पहले इन्होंने चेतन, अचेतन, अर्धचेतन माना, उसके बाद व्यक्तित्व की संरचना ईड, ईगो और सुपर ईगो माना, व्यक्तित्व की गतिकी माना, मूल प्रवृत्तियां, चिंता, रक्षात्मक युक्तियां माना। ये रक्षात्मक युक्तियां जो थी 1, 2, 3, 4, 5, 6 होती, ये मैंने आपको बता दिया। जी हाँ, ये मैंने आपको बता दिया, ये मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों, इसमें जब आगे बढ़ते हैं, आगे जब बढ़ेंगे तो व्यक्तित्व का विकास है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी है। जी हाँ, अगला जो है व्यक्तित्व का विकास है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी है दोस्तों। व्यक्तित्व के विकास और डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी में ही कुछ शब्द आते हैं। जी हाँ, कुछ शब्द आते हैं, जैसे यहाँ 2 शब्द बहुत पूछे जाते हैं मैक्सिमम एग्जाम में, चाहे आप नेट का एग्जाम देने जाइए होम साइंस से, चाहे आप एजुकेशन से देने जाइए, चाहे सीटेट, केवीएस, कोई भी एग्जाम देने जाइए। ठीक है, सब में 2 शब्द बहुत पूछा जाता है। जी हाँ, 2 शब्द बहुत पूछा जाता है दोस्तों। एक शब्द आपसे पूछा जाता है प्रिकिक एनर्जी। जी हाँ, 2 शब्द बहुत पूछा जाता है, एक शब्द पूछा जाता है प्रिकिक एनर्जी, और एक शब्द, दूसरा शब्द जो है, जो आपसे पूछा जाता है दोस्तों, ये आपसे पूछा जाता है क्या, लिबिडो। जी हाँ, ये 2 शब्द बहुत पूछे जाते हैं, प्रिकिक एनर्जी, और प्रिकिक एनर्जी के बाद, जी हाँ, प्रिकिक एनर्जी के बाद लिबिडो शब्द पूछा जाता है। तो आइए हम इसकी अब व्याख्या करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम यहां जो बात कर रहे हैं व्यक्तित्व के, जी हां, व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया होती है, व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया होती है। व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया जो होती है वो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी होती है। जी हाँ, वो क्या होता है दोस्तों, तो वो होता है आपका डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी होता है। जी हाँ, वो जो होता है वो आपका डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी होता है, जो तो व्यक्तित्व के विकास का पक्ष होता है। व्यक्तित्व के विकास की जो प्रक्रिया होती है उसमें इड, ईगो और सुपर ईगो, जी हाँ, इड, ईगो और सुपर ईगो, इड, ईगो और सुपर ईगो, इन तीनों के आधार पर, इन तीनों के आधार पर एक ऊर्जा का संचरण माना जाता है। ऊर्जा का मतलब होता है क्या, एनर्जी निकलती है। मतलब सिगमंड फ्रायड ने कहा कि इन तीनों के आधार पर एक ऊर्जा निकलती है। मतलब इड से, ईगो से और सुपर ईगो से जो एनर्जी निकलती है, जो ऊर्जा निकलती है, वह ऊर्जा इड में भी होती है, ईगो में भी होती है, सुपर ईगो में भी होती है। उसी ऊर्जा के आधार पर कोई भी व्यक्ति कार्य करने जाता है। उसी ऊर्जा के आधार पर कोई भी व्यक्ति जब कार्य करने जाता है तो उसी ऊर्जा को मनो ऊर्जा कहा जाता है। उसी ऊर्जा को क्या कहते हैं, मनो ऊर्जा कहते हैं। और इसी मनो ऊर्जा को इंग्लिश में प्रिकिक एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, इसी ऊर्जा को अंग्रेजी में प्रिकिक एनर्जी, मनो ऊर्जा कहा जाता है। यही ऊर्जा जो होती है मनो ऊर्जा होती है। अब जब कभी भी किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है तो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में जो मनो ऊर्जा होती है, उसी मनो ऊर्जा से
कामुकता की भावना आती है। जी हाँ, उसी मनो ऊर्जा से काम भावना आती है, कामुकता की भावना आती है। जब उसी मनो ऊर्जा से काम भावना आती है तो उसी काम भावना के आधार पर, जी हाँ, उसी काम भावना के आधार पर व्यक्तित्व का विकास होता है, व्यक्तित्व का जन्म होता है। फिर सुन लीजिए, अब जो व्यक्तित्व का जन्म हुआ, जो काम भावना हुई, उसी काम भावना को, जी हाँ, उसी काम भावना को इन्होंने क्या कहा है? तो यही जो कामुकता का क्षेत्र है, यही जो काम भावना का क्षेत्र है, इसी को लिबिडो कहा जाता है। ये याद रखना, दो शब्द है, ठीक। यहां पर एक शब्द आपने लिखा प्रिकिक एनर्जी का। प्रिकिक एनर्जी क्या होती है? तो जो ईड, ईगो, सुपर ईगो है, इसमें प्रत्येक स्तरों पर, प्रत्येक आयाम पर कुछ ऊर्जा निकलती है। यही ऊर्जा कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। जो ऊर्जा कार्य करने के लिए प्रेरित करती है उसे मनो ऊर्जा या प्रकीक एनर्जी कहते हैं। इसी से किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। व्यक्तित्व के विकास के क्षेत्र में कामुकता की भावना आती है। इन्होंने काम भावना के आधार पर है। जी हाँ, सिगमंड फ्रायड, अगर आपसे कल को प्रश्न पूछा जाता है कि सिगमंड फ्रायड ने किस आधार पर मनोविश्लेषणवाद में अवस्थाएं बताई, तो आपका उत्तर होगा सिगमंड फ्रायड ने काम भावना के आधार पर, कामुकता के आधार पर, उसी कामुकता को क्या कहा गया है? लिबिडो कहा गया। जी हाँ, उसी कामुकता को क्या कहा गया है? उसी कामुकता को लिबिडो कहा गया। ठीक, इतनी चीजें सबको समझ में आ गई। पहले बता दीजिए कि इसमें इन्होंने व्यक्तित्व की संरचना के 3 स्तर बताए। तीनों स्तरों से कुछ ऊर्जा निकलती है। जो ऊर्जा निकलती है उसे मनो ऊर्जा कहते हैं। वह मनो ऊर्जा ही अंग्रेजी में प्रिकिक एनर्जी कहलाती है। इसी से व्यक्तित्व की अवस्थाओं का विकास होता है। व्यक्तित्व की अवस्थाओं के विकास का जो आधार माना उसे कामुकता माना, और उसी कामुकता को अंग्रेजी में लिबिडो कहा गया। जी हाँ, उसी कामुकता को अंग्रेजी में क्या कहा गया? लिबिडो कहा गया। और इसी लिबिडो के आधार पर, जी हाँ, इसी लिबिडो के आधार पर किसी भी बालक के, जी हाँ, किसी भी बालक के व्यक्तित्व में अवस्थाओं का क्या होता है? विकास होता है। यहाँ पर पहली अवस्था, व्यक्तित्व के विकास की जो पहली अवस्था मानी, जी हाँ, व्यक्तित्व के विकास की जो पहली अवस्था मानी, उस पहली अवस्था को मुखावस्था या ओरल स्टेज बोलते हैं। मुखावस्था या ओरल स्टेज बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? मुखावस्था या ओरल स्टेज बोलते हैं। मुखावस्था, तो अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे, मुख धन अवस्था। जी हाँ, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यह क्या होगा? मुख धन अवस्था। मुख धन अवस्था क्या होती है? तो मुख धन अवस्था होती है जहां किसी भी बच्चे की कामुकता का केंद्र, काम भावना का केंद्र जो हो वो मुख हो, उसी अवस्था को मुखावस्था कहते हैं। उसी अवस्था को क्या कहते हैं? मुखावस्था कहते हैं। जन्म से लेकर लगभग 1 वर्ष तक, जी हाँ, जन्म से लेकर लगभग 1 वर्ष तक का जो समय होता है दोस्तों, वो मुखावस्था के काल में आता है। जी हाँ, मुखा के अवस्था के काल में आता है। इसमें क्या आता है? काटना, चूसना, शरीर को प्रेम करना। जी हाँ, इसमें क्या आता है? काटना, चूसना, शरीर को प्रेम करना, मतलब अपने मुख से क्रियाएं करना। जी हाँ, सारी की सारी चीज यहां डिपेंड होती है किस पर? मुख से क्रियाओं करने पर। ठीक है, मुख से क्रियाएं करने पर होता है। अनामिका जी, लिबिडो और बता दिया अंतर, तो भी जो इसकी ऊर्जा निकलती है इनसे, उसको प्रिकिक एनर्जी कहते हैं। उस ऊर्जा से जिस कामुकता के क्षेत्र का विकास होता है उसे लिबिडो कहते हैं। ठीक है, जो ऊर्जा निकलती है वो प्रिकिक एनर्जी होती है। उस ऊर्जा से जिस काम भावना का विकास होता है, कामुकता के क्षेत्र का विकास होता है, वह लिबिडो कहलाता है। जी हाँ, उसे क्या कहते हैं? तो उसे ही दोस्तों लिबिडो कहा जाता है। जी हाँ,
ठीक है। तो मुखावस्था हो गई जहां मुख महत्वपूर्ण होता है, जिसका समय जन्म से 1 वर्ष होता है, जिसमें काटना, चूसना, शरीर को प्रेम करना इत्यादि प्रक्रियाएं होती हैं। जी हाँ, इत्यादि प्रक्रियाएं होती हैं, उसे ही हम मुखावस्था कहते हैं। जो मुखावस्था है ना दोस्तों, इसको भी 2 भागों में बांटा जाता है। जी हाँ, मुखावस्था जो होती है इसे भी 2 भागों में बांटा जाता है। एक अनुवर्ती आक्रामक अवस्था होती है, 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 इसे बोलते हैं ओरल सकिंग, ओरल सकिंग बोलते हैं। ठीक है, ओरल सकिंग बोलते हैं। इसका समय कब से कब तक होता है? तो जन्म से कितने महीने तक? 8 माह तक। यहां देखो इसका समय टोटल कितना लिखा है? 1 साल तक। तो जन्म से लेकर 8 महीने तक का जो टाइम होता है वो ओरल सकिंग का होता है। और दूसरा जो होती है मुखवर्ती, मुखवर्ती निष्क्रिय अवस्था, मुखवर्ती निष्क्रिय अवस्था होती है। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? ओरल बीथिंग बोलते हैं, ओरल बीथिंग बोलते हैं। जी हाँ, ओरल बीथिंग बोलते हैं। इसका समय जो होता है 8 से 12 महीने होता है। ठीक है, तो ये पहली अवस्था हो गई, मुखावस्था हो गई। जी हाँ, पहली अवस्था हो गई, कौन सी अवस्था हो गई? मुखावस्था। ठीक है, मुखावस्था में कामुकता का क्षेत्र क्या होता है? मुख होता है। समय कब से कब तक होता है? जन्म से 1 वर्ष तक होता है। जो क्रियाकलाप, जो कार्य मुख से करते हैं, काटने का काम कहां से करते हैं? मुख से करते हैं। चूसने का काम कहां से करते हैं? मुख से करते हैं। शरीर को प्रेम करने का कार्य कहां से करते हैं? मुख से करते हैं। तो वो सारी मुखावस्था ओरल स्टेज में आती है। ओरल स्टेज के 2 पार्ट होते हैं, ओरल सकिंग, ओरल बीथिंग होता है, जिसमें जन्म से 8 महीने तक का समय ओरल सकिंग होता है और जन्म 8 से 12 महीने तक का समय ओरल बीथिंग होता है। ये आपकी पहली अवस्था हो गई ओरल। जल्दी जल्दी लिखिए ओरल। जी हाँ, सारे लोग जल्दी जल्दी लिखेंगे, ओरल लिखेंगे। ठीक है, इसकी इसी सब विशेषताओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर बता दूं, चाहे आप होम साइंस का दें, चाहे आप साइकोलॉजी का दें, चाहे सुपर टेट का दें, चाहे सी टेट का दें, चाहे यूजीसी नेट में एजुकेशन का पेपर दें, केवीएस का पेपर दें, कहीं भी साइकोलॉजी में पढ़ेंगे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये पहली अवस्था हो गई ओरल की। अब दूसरी अवस्था पर आते हैं, दूसरी अवस्था पर आते हैं जिसे हम गुदा अवस्था कहते हैं, एनल स्टेज कहते हैं। जी हाँ, जिसे हम गुदा अवस्था कहते हैं, इसे हम एनल स्टेज बोलते हैं। ठीक है, गुदा अवस्था जो होती है इससे हम क्या बोलते हैं? एनल स्टेज बोलते हैं। गुदा अवस्था जो होती है एनल स्टेज बोलते हैं। इसका समय जो होता है 1 से लेकर लगभग 3 वर्ष तक होता है। जी हाँ, इसका समय 1 से लेकर लगभग 3 वर्ष तक होता है। अब देखिए, हर जगह इनके यहाँ, हर जगह याद रखिएगा, हर अवस्था में कामुकता का क्षेत्र होता है। जैसे पहली अवस्था में मुख जो थी वो अवस्था थी, वो कामुकता का क्षेत्र थे। तो यहाँ गुदा अवस्था में गुदा जो होती है, जी हाँ, गुदा जो होती है वह जो होता है, उस गुदा अवस्था में कामुकता का क्षेत्र पाया जाता है। गुदा अवस्था में कामुकता का क्षेत्र पाया जाता है। अब गुदा अवस्था में, गुदा से तात्पर्य जहां मलमूत्र त्याग करने का जो अंग होता है, तो छोटे बच्चे क्या करते हैं? मलमूत्र जहां से त्यागते हैं या मलमूत्र से खिलवाड़ करते हैं, तो वह अवस्था जो होती है, कामुकता का वह क्षेत्र जो सिगमंड फ्रायड ने स्वीकार किया है, उसे ही गुदा अवस्था कहा जाता है। तो जहां पर मलमूत्र त्यागने जैसी क्रियाओं से कोई भी बच्चा क्या होता है? संतुष्ट होता है। जी हाँ, उसी अवस्था को हम गुदा अवस्था कहते हैं। यह जो गुदा अवस्था भी होती है ना, यह भी आपकी 2 प्रकार की। जी हाँ, गुदावस्था भी जो होती है, गुदावस्था भी जो होती है 2 प्रकार की होती है। एक होती है गुदा आक्रामक, एक होती है क्या? गुदा आक्रामक, और दूसरी होती है गुदा धारण। गुदा आक्रामक और गुदा धारण होता है। एनल एक्सपल्सिव कहते हैं इसे, एनल एक्सपल्सिव कहते हैं इसे। ठीक है, इसे एनल एक्सपल्सिव कहते हैं।
इसे एनल रिटेंटिव कहते हैं, एनल रिटेंटिव कहते हैं। ये होता है, इसमें देखिए होता है क्या, जब कभी भी कोई भी व्यक्ति व्यक्तित्व में 1 से 3 वर्ष की अवस्था में लगभग 1 से 2 साल का समय इसका होता है और 2 से 3 वर्ष का समय इसका होता है। 1 साल का बंटवारा किया गया है। जब कभी भी कोई भी व्यक्ति क्रोधी, विनाशी, विद्रोही इत्यादि प्रवृत्तियों का होता है तो उसे ही एनल एक्सपेल्सिव कहते हैं। जी हाँ, और जब कभी भी कोई भी व्यक्ति शांत, क्रमबद्ध और सामान्य रूप से क्रिया करने वाला होता है उसे एनल रिटेंटिव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें देखो पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है जो कामुकता का क्षेत्र पूछा जाता है, गुदा होती है, संतुष्ट होता है, इससे 1 से 3 साल का समय होता है। इसमें 2 भाग होते हैं, एनल एक्सपल्सिव होता है, एनल रिटेंटिव होता है। ठीक है, अगर आपको ये दूसरी अवस्था समझ में आ गई तो जल्दी जल्दी एनल लिख दीजिए। ठीक है, जल्दी जल्दी एनल लिख दीजिए, ये दूसरी अवस्था हो गई आपकी। जी हाँ, ये सिगमंड फ्रायड के व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया में दूसरी अवस्था हो गई। दूसरी अवस्था के बाद जब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तो तीसरी अवस्था आती है। जी हाँ, दूसरी अवस्था के बाद जब आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो हमारी क्या आती है, तीसरी अवस्था आती है। जी हाँ, तीसरी अवस्था जो होती है जिसे हम लिंग प्रधान अवस्था कहते हैं, लिंग प्रधान अवस्था कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, लिंग प्रधान अवस्था कहते हैं, जिसे हम फैलिक स्टेज कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, फैलिक स्टेज कहते हैं। जो फैलिक स्टेज होती है, देखिए बार बार मैं आपको एक चीज बार बार हिंट कर रहा हूं। जी हाँ, एक चीज मैं आपको दोस्तों, सारे दोस्तों को बार बार हिंट कर रहा हूं कि हर अवस्था में कामुकता का क्षेत्र होता है। इनके यहाँ हर अवस्था में कामुकता का क्षेत्र होता है। कामुकता का क्षेत्र इस अवस्था में जो होता है वो जनेंद्रियां होती हैं। जी हाँ, वो क्या होती हैं, जनेंद्रियां होती हैं। ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है, लिंग प्रधान अवस्था फैलिक स्टेज होता है। इसका जो समय होता है दोस्तों 3 से 5 वर्ष होता है। ठीक है, जहां पर जनेंद्रियां जो होती हैं, सारे की पहचान तो बताता जाता हूं कि जिसमें आधार मलमूत्र त्याग हो, शरीर संरचना हो, चूसना हो, यही होता है। ठीक है, इसमें कामुकता का क्षेत्र जो होता है जनेंद्रियां होती हैं। अब इन्हीं जनेंद्रियों में यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप सब लोग मुझे पहले रिप्लाई करेंगे। आपने 2 नाम सुना होगा, एक नाम सुना होगा ओडिपस और एक नाम सुना होगा क्या, इलेक्ट्रा। ठीक, एक है ओडिपस, एक है इलेक्ट्रा। जल्दी जल्दी बताइए, ओडिपस और इलेक्ट्रा क्या है, सारे लोग जल्दी जल्दी बताएंगे, ओडिपस और इलेक्ट्रा। चलिए दोस्तों, देखिए फिर से हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है बीच में। तो देखिए सिगमंड फ्रायड का जो फैलिक स्टेज है, जी हाँ, सिगमंड फ्रायड का जो फैलिक स्टेज है, जी हाँ, फैलिक स्टेज है, उसमें ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये ग्लैंड्स नहीं होती, पहली चीज याद रखिएगा, ये ग्लैंड्स नहीं होती, ये ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक, ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होते हैं। ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होते क्या है,
ओडिपस जो बनता है वो लड़कों में बनता है और इलेक्ट्रा जो बनता है वो लड़कियों में बनता है। ठीक, ओडिपस जो बनता है वो लड़कों में बनता है, इलेक्ट्रा जो बनता है वो लड़कियों में बनता है। लड़कों में क्या होता है? मातृ प्रेम और पितृविरोध की भावना आती है। ठीक है, लड़कों में क्या होता है? मातृ प्रेम और पितृविरोध की भावना आती है और लड़कियों में क्या होता है? पितृ प्रेम और मातृ विरोध की भावना आती है। ठीक है, पितृ प्रेम और मातृ विरोध की भावना आती है। तो जो ये कॉम्प्लेक्स बनता है, जी हाँ, जो ये कॉम्प्लेक्स बनता है दोस्तों, वो इसी अवस्था में बनता है। ठीक है, कामुकता के क्षेत्र क्या होती हैं? जनेंद्रियां होती है। ठीक है, जनेंद्रियां होती हैं। जनेंद्रियों में यहां पर जो इसका समय होता है इस अवस्था का 3 से 5 वर्ष होता है। जी हाँ, उसके बाद ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स इसी अवस्था में बन जाते हैं। ओडिपस कॉम्प्लेक्स जो बनता है वो लड़कों में बनता है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो बनता है वो लड़कियों में बनता है। इसी कारण लड़कों में मातृ प्रेम और पितृ विरोध होता है और लड़कियों में पितृ प्रेम और मातृ विरोध हो जाता है। ठीक है, पितृ प्रेम और मातृ विरोध हो जाता है। ठीक है, ये लिंग प्रधान अवस्था की विशेषता होती है। ठीक है, जी हाँ, जो लड़के होते हैं लड़कों को माताएं अट्रैक्ट करती हैं और लड़कियां जो होती हैं लड़कियों को पिता अट्रैक्ट करते हैं, उधर उनका तरफ होता, मतलब उनसे मेल मिलाप ज्यादा हो जाता है। तो ये जो अवस्था की विशेषता पाई जाती है ये फैलिक में पाई जाती है। किसमें? लिंग प्रधान अवस्था में। जल्दी बता दीजिए, अगर इतना सबको समझ में आ गया तो फैलिक लिखिए। जल्दी सारे लोग फैलिक लिखेंगे, सारे दोस्त जल्दी फैलिक लिखेंगे। ठीक, ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि हमारे शरीर में जो हार्मोन सर्कुलेशन होता है उसमें विपरीत लिंगी का आकर्षण जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है उस कारण से हमारे अंदर विपरीत लिंगी का जो आकर्षण है वो बढ़ता जाता है। वो लड़कियों में या लड़कों में हार्मोन्स के कारण होता है, वो सब में पाया जाता है। ऐसा नहीं है, देखिए जैसे कई बार होता है कि हम अपने प्यार का इजहार कर देते हैं, किसी को प्रपोज कर देते हैं, तो वो लड़के को बात पता चल जाती है या उस लड़की को बात पता चल जाती है। लेकिन हर उम्र में हर बच्चे, हर व्यक्ति, लड़के या लड़की सबके साथ ही होता है। हाँ, कुछ इजहार करते हैं, कुछ इजहार नहीं करते। तो विपरीत लिंगी का आकर्षण सब में ये कॉम्प्लेक्स जो पाया जाता है हार्मोन्स के कारण पाया जाता है, तो सबके साथ यही होता है, किसी एक के साथ नहीं होता दोस्तों। चलिए, फैलिक हो गया। अब फैलिक के बाद दोस्तों जब हम आगे बढ़ते हैं, जी हाँ, फैलिक के बाद आगे बढ़ते हैं तो सुप्तावस्था होती है। सुप्तावस्था होती है, जी हाँ, सुप्तावस्था होती है। सुप्तावस्था को ही अव्यक्तावस्था भी कहते हैं। जी हाँ, अव्यक्तावस्था भी कहते हैं। चाहे सुप्तावस्था कहिए या अव्यक्तावस्था कहिए, दोनों एक होता है। लेटेंसी स्टेज होता है। जी हाँ, ये आपका क्या होता है? लेटेंसी स्टेज होता है। जी हाँ, लेटेंसी स्टेज होता है। लेटेंसी स्टेज जो होता है दोस्तों, इसका समय जो होता है 6 से 12 तक होता है। देखिए यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर सुप्त धन अवस्था लिखी है, सुप्त धन अवस्था लिखी है, या अव्यक्त को करेंगे तो अव्यक्त धन अवस्था हो जाएगी। जी हाँ, इसी से आपको पता चल जाएगा कि इस अवस्था में क्या होता है। तो इस अवस्था में किसी भी बालक या बालिका में कामुकता का जो क्षेत्र है वो सुसुप्त हो जाता है। जी हाँ, वो कैसा हो जाता है? सुसुप्त हो जाता है। मतलब कामुकता का कोई भी नया क्षेत्र विकसित नहीं होता, और नया क्षेत्र विकसित नहीं होता, साथ ही साथ जो क्षेत्र यहाँ पर कामुकता के भाव के, कामुकता के भावना के होते भी हैं वो भी दब जाते हैं। जी हाँ, तो इसी कारण इसे सुप्तावस्था या अव्यक्तावस्था कहा जाता है। जी हाँ, इसे सुप्तावस्था या अव्यक्तावस्था कहा जाता है। यहाँ किसी भी कामुकता के नए क्षेत्र का विकास नहीं होता, यहाँ बालक में कोई भी कामुकता की भावना दब जाती है। ये अवस्था 6 से 12 वर्ष की होती है। ठीक है, अगर ये सबको समझ में आ गया है तो जल्दी लेटेंसी लिख दीजिए। अगर ये सबको समझ में आ गया है तो जल्दी लेटेंसी लिख दीजिए। अगर सबको समझ में आ गया है तो जल्दी लेटेंसी लिख दीजिए। मुझे बता दीजिए कि ये सबको समझ में आ गया है। जी हाँ, ठीक है। और लास्ट में अंतिम अवस्था जो बचती है दोस्तों, लास्ट में अंतिम अवस्था, जी हाँ, लास्ट में अंतिम अवस्था जो बनती है जेनिटल स्टेज, जनेंद्रीय अवस्था होती है। जी हाँ, जनेंद्रीय अवस्था होती है।
जिसे हम जेनिटल स्टेज कहते हैं, ठीक है, इससे ही हम क्या कहते हैं, जेनिटल स्टेज कहते हैं, जनेंद्रीय अवस्था कहते हैं। जो जेनिटल स्टेज होता है, जो जनेंद्रीय अवस्था होती है, ये 13 वर्ष से प्रारंभ होकर, जी हाँ, 13 वर्ष से प्रारंभ होकर संपूर्ण जीवन काल तक चलते रहते हैं। अब इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है दोस्तों, तो इसमें देखिए जनेंद्रियां हैं आपकी, जैसे 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 आयु बढ़ती जाती है, वैसे वैसे कामुकता की भावना जो होती है वो विपरीत लिंगी के प्रति हो जाती है, ठीक है। यहां पर जैसे 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 आपकी आयु बढ़ती जाती है, वो कामुकता का क्षेत्र विपरीत लिंगी के तरफ आकर्षण बढ़ता जाता है। मतलब इसके प्रारंभिक समय में, जब यह अवस्था प्रारंभ होती है, तो इसके प्रारंभिक समय में किसी भी बालक या बालिका में समलिंगी आकर्षण होता है। मतलब लड़कों की मित्रता लड़कों से होती है, लड़कियों की मित्रता लड़कियों से होती है। लेकिन जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है, आयु में वृद्धि के साथ साथ, जी हाँ, आयु में वृद्धि के साथ साथ विषम लिंगी का आकर्षण बढ़ता जाता है। जिस कारण होता क्या है, तो जिस कारण होता क्या है, लड़कों की मित्रता लड़कियों से और लड़कियों की मित्रता लड़कों से हो जाती है। वही आपकी अवस्था क्यों है, वो जेनिटल स्टेज कहलाती है। जी हाँ, वही अवस्था आपकी क्या कहलाती है दोस्तों, तो वही अवस्था जेनिटल स्टेज कहलाती है, ठीक है। तो देखिए, ये आपकी हो गई जेनिटल अवस्था। सारे के सारे विकास की 6 अवस्थाएं होंगी, ठीक है। सारे के सारे विकास की प्रक्रिया की 6 अवस्थाएं होंगी। अब दोस्तों एक बार वापस फिर आ जाते हैं। देखिए, वापस जब आ गए तो यहाँ देखिए, यहाँ विकास की प्रक्रिया में, जी हाँ दोस्तों, यहाँ विकास की प्रक्रिया में, जी हाँ, यहाँ विकास की प्रक्रिया में 1 2 3 4 5 6 अवस्थाएं हो गई, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपका सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत ओरिजिनल में यही है। इसी तरीके से प्रक्रियाओं का संचालन होता है दोस्तों। जैसे होता है क्या, नॉर्मल कंडीशन में लोग इड ईगो सुपर ईगो बता के छोड़ देते हैं, या चेतन अचेतन अचेतन को भी गलत बता के छोड़ देते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी, तभी आप युंग का विश्लेषणवादी सिद्धांत कह सकते हैं। जैसे आप जाके देखिए दोस्तों, तो जाके देखेंगे तो आपको एक शब्द मिलेगा, कई जगह मिलेगा, कई एग्जाम्स में पूछा मिलेगा, सामूहिक अचेतन। अब आपने, होता क्या है, अचेतन का नाम आते ही हम सिगमंड फ्रायड को मार के चले आते हैं। जी हाँ, सिगमंड फ्रायड को मार के चले जाते हैं। लेकिन सिगमंड फ्रायड के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती, तो सामूहिक अचेतन का जो सिद्धांत दिया वो युंग ने दिया। जी हाँ, वो युंग ने दिया है दोस्तों। तो ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के ढेर सारे पक्ष होते हैं। इसमें सबसे पहले व्यक्तित्व का संगठन होता है, जिसमें चेतना का स्तर होता है। अगर आपने हमारा ये वीडियो, इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, तो सबसे पहले जाकर के उसके पहले वाला वीडियो देखेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। उसके बाद व्यक्तित्व की संरचना होती है, इड ईगो सुपर ईगो होता है, व्यक्तित्व की गतिकी होती है, जिसमें मूल प्रवृत्तियां, चिंता, रक्षात्मक युक्तियां होती हैं। जो रक्षात्मक युक्तियां होती हैं वो आपकी 6 होती हैं दोस्तों। इसके बाद व्यक्तित्व का क्या होता है, विकास होता है, जिसमें प्रिकिक एनर्जी और लिबिडो होता है। इसी व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया में सिगमंड फ्रायड ने 6 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। जी हाँ, सिगमंड फ्रायड ने 6 अवस्थाओं का उल्लेख किया है, ठीक है। इतना चीजें सारे दोस्तों को क्लियर हो गया है। जी हाँ, इससे दोस्तों ढेर सारे प्रश्न बन सकते हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका किसी भी एग्जाम में, ठीक है। मैंने आपको बताया, होम साइंस में, सीडी में, सीटीईटी में, केवीएस में, सुपर टेट में, या एजुकेशन में, या साइकोलॉजी में, हर जगह ये टॉपिक देखा जाता है, पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, आपको सारी चीजें स्पष्ट हो गई होंगी। अब आगे कोई भी समस्या होगी तो मुझे बताइएगा। कल फिर नए टॉपिक के साथ, नई प्रक्रियाओं के साथ, नई चीजों के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए, जी हाँ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।